अन्वी की बात सुनकर कृतिका गुस्से में उसे देखकर बोली, तुम अपना ये प्रवचन अपने पास ही रखो तो अच्छा ही होगा, मेरे पास ये अपना भाषण शुरू मत करना, मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम तो करण से शादी इसलिए की ताकि तुम इस घर में राज कर सको, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ करण से शादी करके तुम आगे चलकर बहुत पछताओगी। तुम चाहो तो अभी भी मेरी तरफ आ सकती हो, मैं तुम्हारी इतनी मदद करूंगी जितनी तुम सोची भी नहीं होगी। तुम रिहान को मुझे दे दो, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी सब कुछ देती रहूंगी। ये कहकर कृतिका अन्वी की गोद से रिहान को लेने लगी। कृतिका की बात सुन के अन्वी जल्दी से उससे 2 कदम पीछे हुई और ना में सर हिलाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बेटे को हाथ तक लगाने नहीं दूंगी तुम्हें। कृतिका जब अन्वी की बात सुनी तो वो गुस्से में अन्वी की गोद से रिहान को लेने लगी। इस समय रिहान काफी घबराया हुआ था। वो इस कदर घबराया हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे। वह कसकर अन्वी को पकड़ के रखा था ताकि कोई भी उसकी मां से दूर ना कर सके। सभी घरवाले ये देखकर हैरान थे। देव मल्होत्रा ने जब देखा कि रिहान ने रोना शुरू कर दिया तो वो गुस्से में कृतिका को देखकर बोले, कृतिका ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा रिहान तुम्हारे इस हरकत के वजह से कितना डर चुका है? अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलवा कर तुम्हें धक्के मार कर इधर से निकलवाना होगा। अगर तुम चाहती हो कि कोई तमाशा ना हो तो चुपचाप इस घर से अभी के अभी चली जाओ। देव मल्होत्रा की बात सुनकर कृतिका की नजर उन पर चले गई। उनको देखते ही कृतिका तिरछी स्माइल करते हुए बोली, ओ दादू, आप तो बचे ही थे। वही मैं सोचूं आप मुझे नजर क्यों नहीं आए, लेकिन अफसोस अभी फिलहाल के लिए मुझे आपसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ वो काम करके यहाँ से जाऊंगी, भले ही आप यहाँ पर पुलिस को बुलाइए या फिर खुद करण को। ये कहकर वो वापस अन्वी की गोद से रिहान को लेने लगी। कृतिका के बदतमीज बढ़ती जा रही थी। ये देखकर अन्वी रिहान को सोफे पर बिठाई और कृतिका के पास आकर जोरदार उसके गालों पर तमाचा मारी। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में गूंज उठी। वहां मौजूद सभी लोग अन्वी के इस हरकत को देखकर दंग रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अन्वी ऐसा कदम उठाएगी। कृतिका अग्रवाल बहुत पहुंची हुई लड़की है। वो उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती जो इंसान उसके रास्ते में कांटा बनकर आता। हालांकि वो कई बार करण को भी हर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन करण ने हमेशा उसके अंजाम को फेल किया। लेकिन आज पूर्व ने उसे थप्पड़ मारकर अपनी मौत को चुनौती दे दी। आरोही मल्होत्रा तो कुछ ज्यादा ही हैरान थी। उसे लगा नहीं था कि अन्वी कृतिका को थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगी। अन्वी के थप्पड़ मारते हैं कृतिका का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया था। उसका एक गाल अन्वी के थप्पड़ की वजह से पूरी तरह से लाल हो चुका था। कृतिका को अपने एक गाल पर जलन महसूस हुई। वह समझ चुकी थी उसके गाल पूरे लाल हो चुके हैं। इस गुस्से में ही उसने अन्वी को देखा और एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कृतिका की थप्पड़ इतनी जोर से थी कि अन्वी के गालों पर उसके हाथ के निशान बन गए। ये देखकर अन्वी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो कृतिका को देखकर बोली, मुझे तो लगा था मैं तुम्हें थप्पड़ मारी उसका बदला मैं खुद से कैसे लूंगी, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारकर हमारा बदला कंप्लीट कर दिया। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी अन्वी करण मल्होत्रा क्या चीज है। अगर तुमने गलती से भी मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान लेने में भी नहीं कतराऊंगी। याद रहे, मेरे बेटे को छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी जान ले लूंगी, भले ही उसके लिए मुझे जेल क्यों ना हो जाए। ये कहकर अन्वी रिहान को अपनी गोद में उठाई। फिर एक नजर कृतिका को देखकर वहां से अपने कमरे में चली गई। अन्वी की बात सुनकर देव मल्होत्रा रितिका आहूजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो दोनों ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अन्वी अगर किसी को मारती है तो उसके बदले वो खुद को भी हर्ट करती है या करवाती है। उन्हें लगा नहीं था कि अन्वी की सोच इस तरह होगी। पूरी वहां से जा चुकी थी। वही कृतिका गुस्से में वहां खड़े होकर चुपचाप उसे जाते हुए देख रही थी। उसके अंदर गुस्से की आग तक इस तरह बढ़ चुकी थी कि उसका मन हुआ कि इसी समय अन्वी की जान ले ली, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत की और एक नजर सभी घर वालों को देखकर वहां से निकल गई। थोड़ी देर हुए पहले के तमाशे को याद करने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। रिहान अभी भी घर में सही सलामत है, यही सभी घर वालों के लिए अच्छी बात थी। देव मल्होत्रा वहां से अपने कमरे में चले गए। जब आरोही आहूजा ने ये देखी तो वह भी उनके पीछे उनके साथ अपने कमरे की ओर चली गई।
कुछ देर बाद करण और रिहान घर आया। उन दोनों को लगा था घर में अभी तमाशा खत्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ आते ही उन दोनों को सब कुछ नॉर्मल ही नजर आया। रिहान ने करण को देखते हुए कहा, मुझे तो लगा था वो औरत यहाँ आई होगी तो बड़ा तमाशा बनाई होगी, लेकिन मुझे लगता है वो औरत यहाँ आई ही नहीं। लगता है तुम्हारे डर की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हुई वापस से इस घर में आने की। अच्छा ही है जो वो इस घर में नहीं आई। करण ने जब रिहान की बात सुनी तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी नजर पूरे हॉल में घुमाते हुए रिहान से बोला, तुम्हें किसने कहा वो लड़की इस घर में नहीं आई? वो लड़की घर में आकर चली भी गई, लेकिन रिहान कहाँ है? ये कहकर करण हॉल में आया। रिहान ने करण की बात सुनी तो वो कंफ्यूज रह गया, क्योंकि अगर कृतिका यहाँ आई होगी तो वो पक्का रिहान को यहाँ से ले जाने की कोशिश की होगी, और ये सब होने के बाद पूरे घरवाले इस समय हॉल में मौजूद होते हैं। लेकिन हॉल में कोई भी नहीं था। ये सोचकर रिहान करण के पास हॉल में आया और उससे कहने लगा, कहीं तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे बेटे को लेकर तो नहीं चली गई? मुझे लगता है जल्दी से हमें उसके पास जाना चाहिए। करण ने जब रिहान की बात सुनी तो वह उसे गुस्से में देखने लगा, क्योंकि रिहान को कृतिका यहाँ से लेकर चली गई होगी। यही सोचकर करण का गुस्सा बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो रिहान से कुछ कहता तभी रिहान नन्हे कदम से दौड़कर हॉल में आया और करण के पैरों से लिपट गया। रिहान को घर में सही सलामत देखकर करण की घबराहट दूर हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले का डर अब करण के अंदर से निकल चुका था। करण को सिर्फ रिहान का खोने का ही डर लगा रहता था। उसने रिहान को अपनी गोद में उठाया और सोफे पर बैठ गया। अब उसे कहीं ना कहीं लगने लगा कि शायद कृतिका अभी तक घर नहीं आई, इसीलिए घर में इतनी शांति छाई हुई है। रिहान अपने डैड के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। जब करण ने ये देखा तो वो कंफ्यूज होकर रिहान से बोला, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रिहान ने जब अपने डैड की बात सुनी तो उसने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया और नम आंखों से उसे देखकर कहा, आप मेरी मम्मा को पसंद नहीं करते हो। अगर मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आप भी मेरी मम्मा को पसंद करोगे। आपको पता है आज हमारे घर में एक बुरी आंटी आई थी। उन्होंने कहा था कि वो मुझे मम्मा से दूर लेकर चली जाएगी, लेकिन मेरी मम्मा ना बहुत ही स्ट्रांग है। उन्होंने उस बुरी आंटी से फाइट की और मुझे अपने पास रखा। करण ने रिहान के सर को सहलाया और फिर प्यार से पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ रिहान? रिहान ने अपनी मासूमियत भरे लहजे में कहा, आपको पता है वो बुरी आंटी मुझे कितना हर्ट की। वो मेरे हाथों को खींची, लेकिन मेरी मम्मा मुझे अपने पास रखी। मुझे उस बुरी आंटी के पास जाने भी नहीं दी। वो बुरी आंटी बहुत गंदी है। उसने मेरी मम्मा को थप्पड़ भी मारा, लेकिन तब भी मेरी मम्मा स्ट्रांग बनकर वो बुरी आंटी से बहुत फाइट की और फिर मुझे अपने साथ कमरे में लेकर चली गई। करण रिहान की बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था। उसे बस आज की पूरी सच्चाई जाननी थी। रिहान ने आगे अपनी उसी मासूमियत भरी आवाज में कहा, मम्मा ने मुझसे कहा कि कोई उनको मुझसे दूर नहीं कर सकता है। वो कभी भी मुझे अपने से दूर नहीं करेगी। डैडी, मैं चाहता हूँ आप ना मम्मा की तरफ से उस बुरी आंटी को पनिशमेंट दो। उस बुरी आंटी ने मेरी मम्मा को थप्पड़ मारा। मेरी मम्मी रो रही थी। वो मेरी मम्मा को बहुत हर्ट की। मैं भी उस बुरी आंटी से फाइट करना चाहता था, लेकिन मेरी मम्मा ने कहा फाइट करना बुरी बात है। जब आप बड़े हो जाओगे तब उनसे फाइट करना जिससे आप गुस्सा हुए हो। करण ने जब रिहान की बात सुनी तो वो हैरानी से अपने बेटे को देखता रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अन्वी उसके बेटे को इस कदर प्यार करती होगी। हालांकि अभी भी उससे यही लगता था कि अन्वी उसके बेटे को यूज करके इस घर में रहने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज के सीन सुनने के बाद उसे इतना तो पता चल गया, अन्वी कृतिका के साथ नहीं मिली है। वो अपने बेटे के मासूमियत चेहरे को देखा और थोड़ा कड़क आवाज में बोला, वो बुरी आंटी को मैं पनिशमेंट दूंगा, ठीक है, लेकिन आप प्रॉमिस करो चाहे कुछ भी हो जाए आप उस बुरी आंटी के पास कभी भी नहीं जाओगे। वो आंटी आपको अपने साथ ले जाने के लिए बहुत कुछ करेगी, लेकिन आप अपनी मम्मा की तरह स्ट्रांग बनकर उनसे लड़ोगे। रिहान में जब करण की बात सुनी तो वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। रिहान इस समय करण के पास ही खड़ा था। वह भी रिहान की पूरी बात सुन लिया था। उसे रिहान की बात सुनने के बाद अन्वी के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया। वह जानता था अन्वी भी गलत लड़की नहीं है। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन जब उसने करण के मुंह से सुना कि वह अपने बेटे को उसकी मम्मा की तरह स्ट्रांग बनने के लिए कह रहा है तो वो अचंभे में पड़ गया। रिहान ने अपने डैडी को देखा और उनसे कहा,
डैडी चलो ना, आप मेरी मम्मा को क्रीम लगा देना। डॉक्टर अंकल ने कहा था मेरी मम्मा को समय समय पर दवाई खाने को, लेकिन मेरी मम्मा जब से यहाँ आई है तब से दवाई नहीं खाई। मैं उनको दवाई खिलाने के बारे में याद दिलाने वाला था, तब तक मैं वो बुरी आंटी आ गई थी और फिर ये सब हो गया। आप चलो ना, मेरी मम्मा को क्रीम लगा देना। वो बूढ़ी आंटी ने मेरी मम्मा को इतनी जोर से मारा कि मेरी मम्मा के गाल लाल हो गए हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। करण ने जब रिहान की बात सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गई। हालांकि वो अन्वी का शुक्रगुजार था कि उसके बेटे को यहाँ से जाने के लिए नहीं दी, लेकिन वह अभी भी अन्वी से नफरत करता था। वो अन्वी की मदद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने बेटे की बात को मना भी नहीं कर सकता, इसलिए वो वहां से उठा और रिहान को अपनी गोद में लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रिहान उन दोनों को जाते हुए देखकर मुस्कुराकर खुद से कहा, मुझे तो लगता है रिहान ही वो होगा जो करण और अन्वी को मिलाएगा, जिसके वजह से इन दोनों की शादी हुई। अब उसके वजह से ही ये दोनों करीब ही आएंगे। इन दोनों का रिश्ता रिहान की वजह से एक हुआ है। अब बस जल्द से जल्द करण की नजरों में अन्वी सही साबित हो जाए, वरना करण अन्वी से इस कदर नफरत करेगा कि वो अन्वी की जान तक ले सकता है। करण रिहान को लेकर अपने कमरे में आया। जब वह अपने कमरे में आया तो उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी हुई अन्वी पड़ गई। अन्वी ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर खुद को मिरर में देख रही थी। ये देखकर करण की बोहे सीकुड़ गई। रिहान ने जब अपनी मम्मा को देखा तो वो खुश होकर करण की गोद में बैठे हुए ही बोला, मम्मा देखो डैडी आ गए हैं। अब आपको दर्द नहीं होगा डैडी, अब आपको अच्छे से क्रीम लगा देंगे। अन्वी का ध्यान अपने लाल हुए गालों पर था। जैसे उसने रिहान की आवाज सुनी तो उसकी नजर मिरर से ही करण पर चली गई। करण का चेहरा देखकर पूर्व समझ चुकी थी कि करण को उसे देखते ही गुस्सा आने लगा है। जब वो रिहान की बातों को सुनी तो वो अपनी जगह से उठी और रिहान को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद से क्रीम लगा लूंगी। ये कहकर अन्वी सोफे के पास टेबल पर रखे मेडिकल बॉक्स को उठाई और उसमें से क्रीम निकालने लगी। रिहान ने जब अन्वी की बात सुनी तो वो अपने डैड को देखा। करण अपने बेटे को अपनी ओर देखते हुए पाया तो वह उसे देखकर थोड़ा गुस्से में बोला, आपकी मम्मा के पास दोनों हाथ सही सलामत है, वो खुद से अपना इलाज कर सकती है। ये कहकर करण रिहान को बेड के पास लेकर आया और उसे वहां बिठा दिया। अन्वी करण की बात सुन चुकी थी। हालांकि उसे गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वह उसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। अन्वी सोफे पर बैठकर डिकल बॉक्स से क्रीम निकाली और उसे निकालकर अपने गालों पर लगाने लगी। हालांकि उसे दर्द तो काफी हो रहा था, लेकिन दर्द को बर्दाश्त करके वह क्रीम को लगाने की कोशिश कर रही थी। रिहान ने जब अपनी मम्मा को दर्द में देखा तो वह रोते हुए करण को बोला, डैडी आप बहुत बुरे हो, मेरी मम्मा को कितना दर्द हो रहा है और आपको इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप जाकर मेरे मम्मा की मदद करो, उन्हें प्यार से क्रीम लगाओ ताकि उन्हें कोई दर्द ना हो। आपको याद है ना, एक बार दादी ने कहा था अगर चोट पर कोई प्यार से क्रीम लगा दे तो उन्हें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब आप भी मम्मा को प्यार से क्रीम लगाओ, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अन्वी रिहान की बात सुनकर हैरानी से उसे देखती रह गई। वह बिल्कुल भी करण की हाथों से क्रीम नहीं लगाना चाहती थी। वो जानती थी करण उसे क्रीम कम लगाएगा, दर्द ज्यादा देगा, इससे अच्छा तो वो खुद से ही क्रीम लगा ले। ये सोचकर वह जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती, उससे पहले ही करण सोफे पर आकर बैठ गया। वो अपने बेटे की बात को कभी नहीं टाल सकता। वह जानता था उसका बेटा ही सब कुछ है उसके लिए। ये बात अन्वी भी जानती थी। रिहान है तभी करण इतने अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रहा है, वरना वो कब का उसकी जान लेकर खाई में फेंक चुका होता। अन्वी करण को अपनी बगल में बैठे हुए देखकर घबरा रही थी। उसे इतनी घबराहट हो रही थी कि उसका शरीर भी कांपने लगा और ये बात करण भी काफी अच्छे से नोटिस किया। जब वह देखा अन्वी किस तरह से डर रही है तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसकी नजरें शैतानों की तरह दिखने लगी। वह अन्वी के हाथ से क्रीम लिया और अपने हाथों में क्रीम निकालकर उसके गालों पर लगाने लगा। वो उसके गालों पर क्रीम लगा कम रहा था, दर्द ज्यादा दे रहा था। अन्वी को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने मुंह से एक चू तक नहीं निकाली। उस समय रिहान भी उसी कमरे में था। अगर वह दर्द से कराहती तो उसका बेटा उसके लिए परेशान होता और ये अन्वी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। करण अन्वी की हर एक्सप्रेशन को देख रहा था, अन्वी को दर्द में देखकर। करण ने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट के साथ धीमी आवाज में दांत पीस कर कहा, मैं तो तुम्हें और तड़पाना चाहता था,
पर शूकर मनाओ कि रिहान यहाँ है और उसे तुम्हारी फिक्र है, नहीं तो मरहम की जगह नींबू और नमक का लेप लगाता तुम्हारे गालों पे। अन्वी जब करण की बात सुनी तो उसका रूह काम गया। करण इस समय काफी खतरनाक दिख रहा था। अन्वी को उसके सामने रहने पर भी डर लगने लगा। उसकी आंखों में इस कदर गुस्से की झलक देखकर अन्वी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी आंखों में वो देख सके। वो सोफे से ही धीरे धीरे करके पीछे हटने लगी, लेकिन करण ये देख चुका था, इसीलिए वो अन्वी का चोट लगा हुआ हाथ को पकड़ा और उसे अपने करीब करके दांत पीस कर कहा, डर लग रहा है मुझसे, यही डर तुम्हारे चेहरे पर रहना चाहिए। मेरे सामने रहने पर अगर तुम्हारे चेहरे पर ये डर नहीं दिखा तो मैं अपने तरीके से तुम्हारा ये डर दिखवा लूंगा। ये कहकर करण ने अन्वी का हाथ छोड़ा और क्रीम को टेबल पर फेंक कर वॉशरूम चले गया। करण को वहां से जाते हुए देखकर अन्वी की आंखें भर आई। उसे बहुत ज्यादा ही हर्ट हुआ था करण की बातों से, करण की हरकतों से। वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन वह यहाँ से अब नहीं भाग सकती क्योंकि उसके ऊपर रिहान की जिम्मेदारी आ गई थी। और आज कृतिका अग्रवाल से मिलने के बाद उसे और भी रिहान के लिए डर लगने लगा। वो ये सब सोच रही थी, तभी उसका फोन फ्लैश हुआ। अन्वी की नजर अपने फोन पर आए हुए पृथ्वी की मैसेज पर गई। पृथ्वी की मैसेज को पढ़ते ही अन्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अपने हाथ में फोन ली और स्क्रीन को देखते हुए खुद से कहने लगी, ऐसी कौन सी बात पृथ्वी को करनी है जिसके लिए उसने मुझे इतनी जल्दी मिलने के लिए बुला लिया। मैंने उससे कहा था मैं जल्दी उससे नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन वह मेरी नहीं सुनता। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए वो मेरी बातों को ना मानकर मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। लगता है कोई इंपॉर्टेंट बात है, तभी वो मिलने के लिए कहा। ये सोचकर अन्वी ने पृथ्वी को मैसेज टाइप किया, मैं तुमसे कल 2 मिलूंगी, एड्रेस कल तुम्हें मैं भेज दूंगी। ये लिखकर वो पृथ्वी को मैसेज सेंड कर दी। रिहान अभी भी बेड पर बैठकर अन्वी को देखा था। जब उसने देखा कि उसकी मम्मा को क्रीम लग गया तो वो बेड से उतरकर अपने नन्हे कदम से चलते हुए अन्वी के पास आया। अन्वी के पास आते हैं रिहान उसके पैरों से लिपटकर मुस्कुरा कर बोला, मम्मा अब आपको कैसा फील हो रहा है? अगर आपको फिर से दर्द होगा तो आप मुझसे कह देना, इस बार मैं आपको अच्छे से क्रीम लगा दूंगा। मुझे पता है डैडी आपसे गुस्सा रहते हैं, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं और जल्द ही मैं डैडी को भी आपसे लव करवा दूंगा। ये कहकर वो अन्वी के गोद में जाकर बैठ गया। अन्वी जब रिहान की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रिहान बातों को सुनकर वो सिर्फ मुस्कुरा ही सकती थी, क्योंकि असलियत में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। वो करण से कभी प्यार नहीं कर सकती। करण जैसा इंसान से वो कभी भी प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसे अभी भी कहीं ना कहीं पृथ्वी से ही प्यार था। भले ही उसकी शादी करण से हो गई, लेकिन उसके मन से पृथ्वी का एक कतरा भी बाहर नहीं निकला। रिहान अन्वी की गोद में बैठकर उसके चेहरे को ही देख रहा था। जब उसने देखा उसकी मम्मा चुपचाप उसे ही देख रही है तो वो उसके गालों पर छोटी सी किस करके बोला, मुझे पता है आप सोच रही होगी वो दिन कब आएगा जिस दिन मेरे डैडी आपसे लव करेंगे। मैं बताता हूँ, वो दिन बहुत ही जल्दी आएगा। मैं आपको और डैडी को मिलावाऊंगा। अन्वी रिहान की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और उसे देखकर कहने लगी, नहीं बेटा, आप ऐसा कुछ भी मत करना, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप हमेशा हमेशा मेरे पास रहोगे। ये कहकर अन्वी रिहान को अपने सीने से लगा ली। करण वॉशरूम से जब बाहर निकला तो उसकी नजर सोफे पर बैठे अन्वी पड़ गई। रिहान इस समय अन्वी को कसकर गले लगाए हुए था। रिहान को अन्वी की इतने करीब देखकर करण को काफी गुस्सा आने लगा। उसका तो इस समय मन हुआ कि अपने बेटे को अन्वी से दूर कर दे, पर वो ऐसा करने पर मजबूर था। वो जानता था उसके बेटे को अन्वी से काफी लगाव हो गया है, लेकिन वो अगर ऐसे ही अपने बेटे को अन्वी के पास छोड़ दिया तो वो पूर्व एक दिन उसके बेटे को वहां से लेकर चली जाएगी। ये सोचकर करण कमरे के अंदर आया। करण को कमरे के अंदर देखकर अन्वी जल्दी से रिहान से दूर हुई। वह अपनी जगह से उठी और बालकनी की तरफ जाने लगी। जब रिहान ने अन्वी को बालकनी की तरफ जाते हुए देखा तो वो अपनी जगह से उठा और अन्वी का हाथ पकड़कर कहा, मामा आप कहाँ जा रही हो? आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे हर रोज एक अच्छी सी कहानी सुनाओगी, तो फिर बिना कहानी सुनाए आप कैसे जा सकती है? अन्वी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले हम खाना खाएंगे, आपको पता है मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
अन्वी की बात सुनकर रिहान तुरंत बोल पड़ा, आपके हाथों में चोट लगी है ना, तो आप यहीं बैठे रहो, मैं डैडी के साथ जाता हूं और हम तीनों का खाना यहां लेकर आता हूं। ये कहकर रिहान करण को देखा। रिहान की बात सुन के करण की आंखें छोटी हो गई। उसका बेटा दिन ब दिन उससे काम करवाया जा रहा, वह भी उसकी नई मम्मा की वजह से। हालांकि उसका मन तो नहीं था ये सब करने का, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़े होकर अपने बेटे को देख रहा था। करण को ऐसे ही खड़े हुए देखकर रिहान अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर बोला, डैडी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको भी पता है ना मम्मा की हाथों में चोट लगी है, तो अब आप और मैं मिलकर मम्मा को खाना खिलाएंगे, तो इसके लिए पहले हम दोनों को नीचे जाकर उनके लिए खाना लाना पड़ेगा। ऐसे ही हम थोड़ी ना मम्मा को कुछ भी खिला देंगे। आप मेरे साथ चलो जल्दी से किचन में, दादी आज बहुत अच्छा खाना बनाई है। यह कहकर रिहान ने करण का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने की कोशिश करने लगा। रिहान एक छोटा नन्हा सा बच्चा और करण उस बच्चे का बाप। रिहान की नन्ही हाथें करण के पूरे हाथों में कवर हो चुकी थी। रिहान काफी कोशिश कर रहा था करण को हिलाने की, लेकिन करण सख्त का सख्त वहां खड़े रहा। जब उसने देखा उसका बेटा थक चुका है तो वो अपने बेटे को गोद में उठाया और उस कमरे से बाहर निकल गया। उन दोनों को वहां से जाते हुए देखकर अन्वी चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसकी नजर एक बार फिर अपने फोन पर गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होते हैं अन्वी के आंखों के कोने से आंसू लुढ़क आए जो उसके गालों को भिगो रहे थे। उसे इस समय पृथ्वी की बहुत याद आ रही थी। जब भी वो उदास होती थी तो हमेशा पृथ्वी उसे कॉल करता था, लेकिन आज वो इस कदर मजबूर है कि वह पृथ्वी को खुद भी कॉल नहीं कर सकती। अन्वी अपनी आंखें धीरे से खोली और अपने आंसुओं को पोंछकर खुद से कहने लगी, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूंगी। मुझे पृथ्वी को सच भी बताना है, लेकिन मुझे डर है अगर मैं उसे सच बता दूं तो कहीं मैं उसे खो ना दूं। मैं जानती हूं मैं ये गलत कर रही हूं, लेकिन मुझे अभी पृथ्वी से ये बात छुपानी होगी। अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो गुस्से में कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, शायद उतना मैं भी ना करती होंगी। मैं उसे इस तरह धोखा नहीं दे सकती, कहीं वो ये सब जानने के बाद अपनी जान ना दे दे। ये सब सोचकर अन्वी हल्का सा घबरा गई। अन्वी पृथ्वी के बारे में सोच रही थी, तभी रिहान करण के साथ डिनर लेकर कमरे में आया। रिहान ने एक नजर अपनी माँ को देखा, फिर मुस्कुराकर करण की गोद से उतरकर उसके पास चले आया। अन्वी की नजर सबसे पहले करण के चेहरे पर गई, फिर रिहान के मासूम चेहरे को देखते ही अन्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने रिहान को अपनी गोद में बिठाया और उससे कहने लगी, आपको इतना करने की क्या जरूरत थी? मैं खुद भी कर लेती। आपको तो अभी आराम करना चाहिए था, कल आपको स्कूल भी जाना है। रिहान ने अन्वी की बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ मम्मा, लेकिन पहले आपकी केयर करना भी तो जरूरी था। अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर आप खुद की केयर कभी नहीं करोगी। मैं जानता हूँ डैडी आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप फिक्र मत करो, आपका बेटा आपको हमेशा पसंद करेगा, डैडी से भी ज्यादा आपको प्यार करेगा। यह कहकर रिहान अन्वी के गालों पर किस कर दिया। करण अपने हाथों में डिनर का ट्रे पकड़े हुए ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे अपने बेटे को अन्वी के इतने करीब रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में खाने की प्लेट को टेबल पर पटक कर रखा और खुद बेड पर जाकर बैठ गया। रिहान अपने डैडी को इतने गुस्से में देखा तो वो भी एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन अन्वी की गोद में रहने पर उसे सैफ महसूस हो रहा था। वो अन्वी की गोद में बैठे हुए ही करण को देख कर बोला, डैडी आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आपको इतना ही गुस्सा करना है तो आप वो बुरी आंटी के पास जाकर करिए, क्योंकि उस बुरी आंटी ने मेरी मम्मा को हर्ट किया। अगर वो आंटी मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें बहुत पनिश करूंगा। मेरी सिर्फ एक ही मम्मा है और वह मेरी अन्वी मम्मा है। वो बुरी आंटी मेरी मम्मा कभी नहीं बन सकती। ये कहकर रिहान मुंह फुलाकर करण को देखने लगा। रिहान की बात सुनकर करण ने एक नजर अन्वी को देखा, फिर अपनी जगह से उठकर सोफे पर आकर अन्वी के बगल में बैठ गया। करण ने अन्वी की गोद से रिहान को अपनी गोद में लिया और उसके सर पर किस करते हुए बोला, आप फिक्र मत करो, वो बुरी आंटी को मैं जरूर पनिश करूंगा, लेकिन आपको इस तरह बार बार अपने नई मम्मा की तरफदारी करने की भी जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ वो आपकी नई मम्मा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके ही पीछे रहो। ये कहकर करण गुस्से में अन्वी को देखा।
रिहान ने करण की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराते हुए करण की गोद से खड़ा हुआ और उन दोनों को एक साथ गले लगाते हुए बोला, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि जितना आप लोगों को पता भी नहीं होगा। आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहना। अगर किसी दिन भी आप दोनों में से कोई भी मुझे छोड़ कर गया तो मैं कभी भी किसी से बात नहीं करूंगा, सबसे कट्टी हो जाऊंगा और सभी को छोड़कर भी बहुत दूर चले जाऊंगा, इतना दूर चले जाऊंगा कि आप दोनों कभी भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। अन्वी। करण जैसे ही रिहान की बात सुनी तो वह दोनों झट से रिहान को कसकर गले लगा लिया। अन्वी घबराहट से रिहान को कहने लगी, आज आपने दूर जाने की बात कह दी, लेकिन अगली बार अगर आपने कभी भी ऐसा कुछ भी कहा तो आई प्रॉमिस आपकी मम्मा हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाएगी। आज से आप कभी भी ऐसा नहीं कहोगे। अगर मैं कभी भी सुनी आपने ऐसा कुछ कहा है तो मैं उसी वक्त आपको छोड़ दूंगी, फिर आपकी मम्मा आपसे कभी बात नहीं करेगी। अन्वी की बात सुनकर करण भी रिहान से बोला, आपकी मम्मा सही कह रही है, कभी भी आप ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे, आप हमेशा हम दोनों के पास रहोगे। करण की बात सुनकर अन्वी हैरानी से उसे देखती रह गई। थोड़ी देर पहले करण कहता था वो रिहान से उससे दूर कर देगा और अभी कह रहा है वो कभी भी दोनों से अलग होने नहीं देगा। रिहान अपने मॉम डैड की बात सुनकर मुस्कुराया। वो उन दोनों से अलग हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, देखा मैंने कहा था ना, मैं आप दोनों को मिलाकर रहूंगा। अब आप दोनों ने जब मुझे एक साथ प्यार दिया तो अभी के अभी आप दोनों एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। रिहान की बात सुनकर करण की नजर अन्वी पर चले गई, वहीं अन्वी की नजर भी करण के ऊपर चली गई। वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जब रिहान ने ये देखा तो उसने करण का हाथ पकड़कर आगे किया और दूसरे हाथ से अन्वी का हाथ पकड़कर भी आगे किया, फिर दोनों के हाथ पकड़कर आपस में मिला दिए। करण ने जैसे ही अन्वी से हाथ मिलाया उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे ये छुअन उसने पहले भी हुई है। अन्वी का भी यही हाल था। पृथ्वी के साथ रहने पर कभी भी उसे इस तरह का एहसास नहीं हुआ, लेकिन करण के छूते ही उसे अलग से ऐसा महसूस हुआ। पर ज्यादा ना सोचते हुए रिहान के लिए दोनों ही एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाए। रिहान ने जब देखा कि उसके मॉम डैड की दोस्ती हो गई तो वो मुस्कुरा कर उन दोनों से बोला, ये मेरी मम्मी डैडी की दोस्ती हो गई, अब मेरी मम्मी डैडी हमेशा मेरे पास रहेंगे। ये कहकर उसे कुछ याद आया और वह करण को देखते हुए बोला, नहीं, अभी भी आप दोनों की दोस्ती पूरी नहीं हुई। डैडी आप मम्मा के गालों पर किस करो, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था डैडी अगर मम्मा के गालों पर किस करते हैं तो वो कभी भी अलग नहीं होते। तो अब आप जल्दी से मेरी मम्मा के गालों पर किस करो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप दोनों कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और कभी भी अलग नहीं होंगे। रिहान की बातें सुनकर अन्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कभी भी करण से किस नहीं ले सकती। वो इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने तो आज तक कभी भी यह हक पृथ्वी को भी नहीं दिया था, तो आज करण को कैसे दे सकती थी। ये सोचकर वो रिहान से कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके दोस्त ने आपसे कुछ गलत कहा है। मॉम डैड जब अपने बच्चे के साथ होते हैं उसका यही मतलब होता है कि वो अपने बच्चे को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आपके दोस्त ने आपको गलत बात बताई है। किस करने से कोई साथ नहीं होता है। ऐसे में तो फिर आप मुझे किस करते हैं, दादू को किस करते हैं, चाचू को किस करते हैं, तो फिर क्या आप लोग कभी भी अलग नहीं होंगे। रिहान ने जो अन्वी की बात सुनी तो वो अपने तुहड्डी पर हाथ रखते हुए सोच में डूब गया। उसे सोच में डूबते हुए देखकर करण अन्वी को एक नजर देखकर बोला, पहली बार तुमने कुछ अच्छा काम किया। मुझे तो लगा था कि मुझे तुम जैसी लड़कियों को भी किस करना होगा। थैंक यू वेरी मच ये ना होने देने के लिए। थैंक यू का मतलब तुम ज्यादा सीरियस मत समझ लेना। रिहान 2 मिनट बाद कुछ सोचते हुए बोला, मम्मा आप तो वैसे सही कह रही है। फिर ठीक है, मुझे लगता है मेरे दोस्त ने मुझे गलत चीज सिखा दी। कोई नहीं, चलो अब डैडी आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे क्योंकि आपके हाथों में चोट लगी है। करण ने रिहान की बात सुनी तो अन्वी को घूरने लगा। उसे ऐसा लग रहा था अन्वी ही रिहान से ये सब करवा रही है, क्योंकि जब भी रिहान अन्वी के पास होता तभी कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करवाते रहता था। ये बात करण ने कई बार नोटिस भी की थी, इससे पहले कि पूर्व भी उसे कुछ कहती। करण अपनी जगह से उठते हुए बोला,
मुझे लगता है आपको ही अपनी मम्मा को अपने हाथों से खिलाना चाहिए। आप अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हो ना, तो आप अपने हाथों से मम्मा को खिलाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहकर करण कमरे से बाहर निकल गया। करण को जाते हुए देखकर रिहान मुंह बनाकर बोला, डैडी भी ना, इनको कभी काम से फुर्सत ही नहीं होता। चलो कोई नहीं, आज मैं अपनी मम्मा को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। ये कहकर रिहान अपने नन्हे हाथों से रोटी की बाइट को तोड़कर अन्वी को खिलाने लगा। रिहान के हाथों से खाना खाते हुए पूर्व आंखें नम हो रही थी। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। जब से वो घर में आई थी, उसे कभी भी इस तरह का सुकून नहीं मिला जिस तरह का सुकून उसे रिहान के साथ में संजना था। अन्वी मुस्कुराकर रिहान के हाथों से खाना खाने लगी। कुछ देर बाद अन्वी भी अपने हाथों से रिहान को खाना खिलाने लगी। रिहान भी अन्वी के हाथों से खाना खाते हुए उसे ढेर सारी बातें भी कर रहा था, जिस वजह से अन्वी भी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन भी रही थी। इधर दूसरी तरफ अग्रवाल मेंशन, बड़े से बंगलों के अंदर ड्रिंक काउंटर के पास एक आदमी अपने एक हाथ में सिगरेट जलाए हुए था और दूसरे हाथ में ड्रिंक के गिलास पकड़े हुए था। उस आदमी के चेहरे पर अलग से नूर नजर आई। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह इसमें काफी खतरनाक रूप में मौजूद हो। कृतिका अग्रवाल उस आदमी के बगल में एक चेयर पर बैठी हुई थी। आज जो कुछ भी मल्होत्रा मेंशन में हुआ था, वो सब सोचकर कृतिका को काफी गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। वो आदमी कृतिका के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। जब उसने देखा कृतिका की गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, तो उसने अपने हाथ में जलाए हुए सिगरेट को बुझाकर एक शीशे के बाउल में रखा। फिर ड्रिंक करते हुए कृतिका के पास आया। वो आदमी कृतिका के बगल में बैठते हुए उसका एक हाथ पकड़कर बोला, तुम इतना क्यों सोच रही हो? एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिक्र मत करो। कृतिका जब उस आदमी की बात सुनी तो वो गुस्से में अपना हाथ उस आदमी से दूर करके बोली, पीयूष, तुम मेरी बात को नहीं समझते हो। तुमसे शादी करने के बाद मैं कई बार कोशिश की हूँ अपने बेटे को वापस से अपनी जिंदगी में लाने की, लेकिन हर बार मैं नाकाम हुई। आज तो उस लड़की ने हद ही कर दी। उसने मुझे थप्पड़ मारा। उसे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उसके थप्पड़ को छोड़ दूंगी? पीयूष कृतिका की बात सुनी तो वो शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो लगता है वो लड़की बड़ी ही कमजोर है। हो सकता है पूरे परिवार के सामने होने की वजह से वो घमंड में तुम्हें ये सब बोल दी। किसी दिन तुम उस लड़की से अकेले मिलकर ये सब कहना, उस दिन देखना कैसे वो लड़की तुमसे डरती है। मुझे पूरा भरोसा है तुम एक दिन अपने बेटे को जरूर पाओगी और मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। लेकिन याद रहे, तुम अपने बेटे को पाने के चक्कर में उस करण मल्होत्रा को पूरी सच्चाई मत बता देना, वरना तुम अपने बेटे के साथ साथ उसको भी खो दोगी, जिसको तुम अपने पास इतना संभाल कर रखी हो। कृतिका जब पीयूष की बात सुनी तो वो गुस्से में अपनी जगह उठ खड़ी हुई और उसे देखकर कहने लगी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पहले ही अपने बेटे को उस करण के पास छोड़ चुकी हूँ। अब दोबारा मैं वो गलती कभी नहीं करूंगी। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसके पीछे कितना कुछ किया है। अब मुझे किसी भी तरह से अपने बेटे को वापस करण से लेना ही होगा। उसे बहुत घमंड है ना अपने बेटे को लेकर। उसका सारा घमंड में तोड़ूंगी। जिस दिन रिहा मुझे मिल जाएगा उस लड़की को, तो मैं बताऊंगी कृतिका अग्रवाल क्या चीज है। कल की आई हुई लड़की मेरे बेटे पर हक जमाएगी, ये गलती उसे बहुत भारी पड़ेगी। ये कहकर कृतिका पीयूष के हाथ में रखे ड्रिंक को ली और उसे एक घूंट में पी गई। कुछ देर करण वापस से अपने कमरे में आया। जब वह अपने कमरे में आया तो उसकी नजर बेड पर सो रहे अपने बेटे रिहान पर गई। रिहान को सोते हुए देखकर करण पूरे कमरे में नजर घुमाने लगा, लेकिन उसे अन्वी कहीं पर भी नजर नहीं आई। ये देखकर वो बालकनी की तरफ बढ़ा। बालकनी के पास आते ही करण की सबसे पहली नजर अन्वी पर गई, जो एक कुर्सी पर बैठकर सिकुड़ कर सो रही थी। उसे ऐसे सोते हुए देखकर करण एक मिनट तक वहीं खड़े रहा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका चेहरा इस समय काफी भयानक नजर आ रहा था। उसे देखकर लगा था जैसे वो अभी नशे में हो। वो अन्वी के पास आया और उसके चेहरे को देखकर गुस्से में दांत पीसकर बोला, तुम जो इतना सुकून से सो रही हो, तुम्हारी ये सुकून मैं कभी भी पूरा होने नहीं दूंगा। मेरे घर में, मेरे कमरे में रहने के बावजूद तुम इतना सुकून से कैसे रह सकती हो? तुम्हारे सुकून तो मैं खत्म करूंगा। करण इतना ही कहा और टेबल पर रखा पानी का मग उठाकर अन्वी के चेहरे पर उड़ेल दिया।
अन्वी इस समय गहरी नींद में सो रही थी। अचानक अपने ऊपर इतना ठंडा पानी महसूस होते ही उसकी आंखें जल्दी से खुल गई। आंखें खुलते ही अन्वी की नजर सबसे पहले अपने सामने खड़े करण पड़ गई। उसके चेहरे को देखकर अन्वी पूरी तरह से घबरा चुकी थी, क्योंकि इस समय करण का चेहरा बिल्कुल शैतान की तरह दिख रहा था। अन्वी जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ी हुई और करण को देखकर कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर करण आहूजा, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं अच्छा खासा बालकनी में सो रही थी, आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है। अन्वी को इतने ऊंचे स्वर में बात करते हुए देखकर करण गुस्से में उसे देखा और उसके गले को कसकर पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करण मल्होत्रा से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? ये मत भूलो तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने, तुम भूल रही हो किस हक से तुम्हें मैं इस घर में रहने दे रहा हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूं या फिर पूरी दुनिया से ही तुम्हें निकाल फेंकूं। खुद को बहुत लकी मानो कि तुम्हें करण मल्होत्रा के साथ रहने की परमिशन मिली है, वरना कोई भी लड़की करण मल्होत्रा को छूने की भी हिम्मत नहीं करती। अन्वी करण की बात सुनी तो वो गुस्से में उसे देखने लगी। हालांकि वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर करण ने इस समय उसका गला इतनी कसकर पकड़ा था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकाला। वो अपना हाथ करण के हाथ पर रखकर उसके हाथ को अपने गले से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन करण इस कदर उसका गला पकड़ा था कि वो नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन उसका हाथ हटा नहीं पाई। करण ने जब देखा अन्वी उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रही, ये देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नजर अन्वी को देखा, फिर उसका गला छोड़ते हुए बोला, तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं है, तुम तो मुझे हिला सको। वैसे तुम ना जाने कबड्डी प्लेयर कैसे बन गई। उस सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, ड्रग्स के नशे में तुम कबड्डी प्लेयर बनी और वहां के कोच के साथ रंग कर लिया मनाकर। ये कहकर उसने अन्वी का गला छोड़ दिया। करण के गला छोड़ते ही अन्वी जोर जोर से खांसने लगी थी। करण ने उसका गला इस कदर पकड़ा था कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब अन्वी ने करण की बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल गई। वो गुस्से में करण को देख फिर उसे उंगली दिखाकर कहने लगी, मिस्टर करण मल्होत्रा, अगर आपको लड़की की इज्जत करना नहीं आता है तो लड़की के सामने आकर अपना घमंड भी मत दिखाया कीजिए मेरे बारे में। ये सब बोलने से पहले सच का पता कर लीजिए। अगली बार अगर मैं आपसे मुंह से अपने लिए ये सब ल सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इतने दिन से चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत कमजोर हूं। मैं चाहूं तो आपको उल्टा जवाब दे सकती हूं, लेकिन सिर्फ रिहान की वजह से मैं इस घर में रह रही हूं। रिहान कहने पर मैं इस घर में रुकी हूं, वरना जिस तरह कल आपने मुझे ठंडे पानी में फेंक कर मरने के लिए छोड़ दिया था, वो सब होने के बाद में इस घर में आपके सामने तो कभी नहीं रुकती, और आप इस गलतफहमी में तो बिल्कुल भी नहीं रहिएगा कि मैं सिर्फ आपके पीछे पड़ी हूं। आइंदा ये सब बोलने से पहले एक बार अपने बारे में जरूर सोच लीजिएगा। खुद पर इतना घमंड है ना, आपको ये घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। करण ने अन्वी की बात सुनी तो उसकी आंखों में शैतानियत नजर आने लगी। वो शैतानी भरी नजरों से अन्वी को देख रहा था। उसकी आंखें इस कदर गुस्से में अन्वी को देख रही थी कि जैसे इसी समय वो अन्वी को वहीं पर मार डालेगा। वो गुस्से में अन्वी का हाथ पकड़ा और एक पिलर के सहारे सटाकर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहने लगा, लगता है मेरे बेटे का यूज करने का बहुत अच्छा प्लान बनाए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे का यूज कर पाओगी? बहुत जल्द मेरा बेटा खुद तुम्हें इस घर से निकालेगा और वो दिन दूर नहीं। करण की बात सुनकर पूर्व गुस्से में उसे देखती अन्वी को इस समय करण से बिल्कुल से डर नहीं लग रहा था। वो निडर होकर करण की आंखों में देख रही थी। हालांकि उसे अपनी हाथों पर दर्द महसूस हुआ, क्योंकि करण ने उसका हाथ काफी कसकर पकड़ रखा था। उन दोनों के चेहरे काफी करीब थे, इतने करीब कि दोनों की सांसें भी एक दूसरे को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। करण अन्वी को काफी गुस्से में देख रहा था। ये देखकर अन्वी भी गुस्से में उसे देखकर बोली, मुझे नहीं पता आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इतना पता है आपसे ज्यादा अच्छा आपका बेटा है, क्योंकि वो इंसान को बहुत अच्छे से पहचान लेता है। मुझे तो लगता है उसके अंदर आपके संस्कार ना होकर रिहान के संस्कार हैं, क्योंकि वह भी इंसान को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, पर शायद आपके अंदर वो गुण बिल्कुल भी नहीं। आज आपने जिस तरह से घिनौना इल्जाम मुझ पर लगाए, एक बार खुद आप उस बारे में पता कीजिए। अगर आप सच्चाई पता कर लिए
मैं समझ जाऊंगा आपका जो पावर है वो सच में कोई काम का है, वरना आप कोई काम के नहीं हैं। और हाँ, अभी आपने मेरे सोने वाली जगह पर पानी फेरा, तो अब मैं आपकी जगह पर जाकर सोऊंगी। आपको कुछ करना है तो कर लीजिए, मैं भी दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहकर अन्वी एक नजर गुस्से में करण को देखी, उसका हाथ झटक कर कमरे के अंदर चली गई। जब करण ने अन्वी की बात सुनी तो उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि अन्वी उसे साफ साफ मुंह पर जवाब देकर गई थी। इससे पहले कि वो अन्वी से कुछ कहता, अन्वी वहां से जा चुकी थी। वो पीछे मुड़ा और अपने कमरे के अंदर आया। जब वो कमरे के अंदर आया तो उसकी नजर रिहान के बगल में सो रही अन्वी पड़ गई। अन्वी को वहां से सोते हुए देखकर करण की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। करण गुस्से में अन्वी के करीब आया, उसके चेहरे को देखने लगा। अन्वी को अभी सोए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, जिस वजह से वो सिर्फ अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसे एहसास हुआ कि करण का चेहरा उससे काफी करीब है। ये एहसास होते भी वो अपनी आंखें जल्दी से खोली। आंखें खुलते ही उसकी नजर करण के डरावने चेहरे पर गई। करण का डरावना चेहरा देखते हैं अन्वी का शरीर कांप उठा, लेकिन वो हिम्मत करके करण की आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर करण मल्होत्रा, आपको उल्लू की तरह रात में अगर जागने की आदत है तो कृपया करके सोफे पर जाकर बैठ जाइए। इस समय मुझे काफी नींद आ रही है, क्योंकि सुबह मुझे मेरे बेटे को तैयार भी करना है स्कूल के लिए। करण ने अन्वी की बात सुनी तो वो गुस्से में अन्वी के टुड्डी को पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना मिसेस अन्वी मल्होत्रा। तुमने अभी मेरा असली रूप नहीं देखा है। जिस दिन तुम मेरा असली रूप देख लोगी उस दिन मेरे सामने मुंह खोलने की भी लायक नहीं होगी। इस समय तुम्हारे बगल में मेरा बेटा सोया हुआ है, इसीलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। नहीं तो इसी समय तुम्हें मारकर मैं इस कमरे में दफना देता। ये कहकर करण गुस्से में अन्वी का चेहरा दूसरी तरफ किया और वहां से हटकर रिहान के दूसरे बगल में आकर लेट गया। करण के गुस्से को देखकर पूर्व भी अभी भी घबराई हुई थी। जब तक करण वहां से गया नहीं तब तक अन्वी अपनी आंखें खुली रखी। जब उसे एहसास हुआ करण रिहान के दूसरे बगल में लेट चुका है तो वो लंबी सांस लेकर मन ही मन खुद से बोली, इस इंसान में बहुत ज्यादा ही घमंड है ना, इसलिए अब इसका घमंड तो मैं तोड़ूंगी। मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो कहेगा मैं वह करती रहूंगी, जो करेगा मैं वह सहती रहूंगी। जिस तरह से इसकी एक्स वाइफ इसे छोड़कर गई थी, उससे मुझे तो लगता है इसकी एक्स वाइफ इसके ऐसी हरकत की वजह से इसे छोड़कर चली गई। लेकिन मैं इस जाहिल इंसान को तो नहीं छोड़ूंगी, भले ही ये मेरी जान ही क्यों ना ले ले। मैं रिहान के लिए इसी घर में इसके सामने रहूंगी और अभी रिहान के लिए इस इंसान के सामने निडर बनकर रहूंगी, वरना ये इंसान तो मुझे हर समय दर्द ही देता रहेगा, मुझे तड़पाता रहेगा। जिस तरह से आज मैं इसके सामने हिम्मत दिखाई, उसी तरह से बस आगे भी हिम्मत दिखाओ तो मैं इस इंसान की बोलती भी बंद कर सकती हूँ। ये कहकर अन्वी अपनी आंखें बंद कर ली। इधर करण अपने सर पर एक हाथ रखकर ऊपर की रेलिंग को देख रहा था। उसके मन में अभी काफी सारे सवाल बने हुए थे। वो एक नजर अन्वी की तरफ देखा, फिर खुद से मन ही मन कहा, ये लड़की के अंदर अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आ गई। कल तक तो ये लड़की मेरे हर हरकत से डरती थी। मैं जो भी कुछ कहता था तो बस सुनती थी और आंसू ही बहाती थी। लेकिन आज इसकी आंखों में मैंने वह हिम्मत देखी है जो मेरे सामने खड़े रहने वाली लड़कियां की आंखों में मैंने कभी नहीं देखी। इनफैक्ट मैंने तो अपने बॉडीगार्ड के भी आंखों में इतनी हिम्मत नहीं देखी है। लगता है इस लड़की के अंदर कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। जिस तरह से ये लड़की ने कृतिका को इस घर से धक्के मार कर निकाली है, इतना तो पता चल चुका है मुझे ये लड़की कृतिका के साथ नहीं मिली हुई है, लेकिन मैं ऐसे ही इसे रिहान के पास तो अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे इस लड़की के बारे में और भी कुछ पता करना होगा। मुझे ये भी पता करना होगा क्या ये लड़की सच में ड्रग्स लेती है या फिर सालों पहले इस पर झूठे ब्लेम लगाए गए। ये सब सोचकर करण ने एक नजर फिर से अन्वी को देखा, फिर लंबी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लिया। इधर दूसरी तरफ एक कमरे के अंदर कुर्सी पर बैठी एक लड़की गुस्से में अपने सामने बैठे लड़के को देख रही थी। उस लड़की की आंखों को देखकर लग रहा था कि ना जाने वो कितने दिनों से नहीं सोई हो। वो लड़की गुस्से में अपने सामने बैठे लड़के को देखकर बोली, समीर तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। तुमने मुझे किडनैप कर लिया। इस समय मेरे परिवार की हालत क्या होगी तुम्हें पता भी है। वो मल्होत्रा फैमिली कितनी पहुंची हुई फैमिली है, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है।
मेरा यूं शादी से भाग जाना मेरी फैमिली के लिए मुसीबत बन चुकी होगी। तुमने एक बार भी मेरी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। तुम एक बार तो मेरी फैमिली के बारे में सोचते। तुम्हें पता नहीं है तुमने कितना बड़ा गुनाह किया। मैं तुमसे उस दिन बोली थी ये शादी सिर्फ एक ड्रामा है, मैं ये शादी करने के बाद उस करण को तलाक दे दूंगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और तुम मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए। शादी हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन तुमने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा। अब तो सारा ड्रामा भी खत्म हो चुका होगा, मेरी फैमिली भी रोड पर आ चुकी होगी। तुम मुझे छोड़ दो समीर, अब तो तुम्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है। ये शादी टूट चुकी है। अब तो वो मल्होत्रा फैमिली अपने बेटे की शादी मुझसे कभी नहीं करवाएंगे। वह तो मेरी फैमिली को रास्ते पर ले आए होंगे। सानवी ये सब काफी गुस्से में कह रही थी। समीर ने सानवी की बात सुनी तो वो शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, सानवी वर्मा, तुम्हें क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? तुम कह तो वही रही हो जो तुम्हारा मन कर रहा है, लेकिन तुम करोगी वही तो तुम्हारा दिल करेगा। मुझे ये बात अच्छे से पता है। जब तुम्हारी शादी उस करण मल्होत्रा से हो जाती तो तुम किस तरह मुझे अपने रास्ते से हटवाने की कोशिश करोगी। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि कोई भी अगर तुम्हें नजर उठाकर देख ले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचने की हिम्मत भी कैसे की? तुम्हें क्या लगा था तुम मल्होत्रा फैमिली को धोखा देने का प्लान बनाओगी और मैं तुम्हारे वो प्लेन को कामयाब होते देखते रहूंगा? कभी नहीं। ये बात तुम भी जानती हो आहूजा फैमिली कितनी पहुंची हुई फैमिली है, और मल्होत्रा फैमिली ही वो फैमिली है जो इतना अच्छा काम करके लोगों की भलाई करती है। और तुम उस फैमिली को धोखा देने के बारे में सोच रही थी। अरे तुमसे अच्छी तो अन्वी है, कम से कम उसके अंदर तुम्हारी तरह किसी को धोखा देने के लिए प्लानिंग तो नहीं रहती है। तुम्हारी ये सब हरकत जानने के बावजूद में भी मैं तुमसे प्यार करता रहा और अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अब मैं तुम्हें यही रखूंगा। वैसे भी सभी को तो यही लगता है तुम शादी छोड़कर भाग चुकी हो। अब जब सबको यही लगता है तो यही ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, वह भी कल के कल। शादी हो जाने के बाद ही मैं तुम्हें आजाद छोड़ूंगा। उसके बाद तुम्हें अपने फैमिली से मिलना है या फिर मल्होत्रा फैमिली से, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फैमिली के मिलने के बाद तुम्हें वापस मेरे पास ही आना होगा। ये मत भूलो तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत कुछ है। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं वो सारे चीज मीडिया वाले को दिखा दूंगा। फिर तुम्हारी जो इज्जत मीडिया वालों और तुम्हारे फैंस के सामने बनी है वो सारी इज्जत 2 मिनट के अंदर उतर जाएगी। सानवी जब समीर की बात सुनी तो वो घबरा गई। वो घबराते हुए समीर का हाथ पकड़कर बोली, देखो समीर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इनफैक्ट मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। तो अभी तुम्हारे पास और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे हम अपनी आगे की जिंदगी को संभाल पाए। मेरी बात मानो, मेरी शादी करण से हो जाने दो, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को मैं अपने और तुम्हारे नाम कर दूंगी। फिर हम दोनों मल्होत्रा फैमिली पर राज करेंगे। तुम मेरी बात को समझो, मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ठीक है, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम कर लो, लेकिन शादी हो जाने के बाद मुझे कुछ समय तक अपने परिवार के सामने नाटक करना होगा ताकि उनकी नजरों में अच्छी बन सकूं। वरना मुझे इतना तो पता है अब तक मेरे मॉम डैड भी मुझसे नफरत कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी वजह से आहूजा फैमिली ने उनकी इज्जत को नीलाम कर दिया होगा। इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो और मैं घर में ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ समय तक उस घर में रहने के बाद मैं पता करने की कोशिश करूंगी क्या मेरी फैमिली अभी भी मुझसे इतनी नफरत करती है जैसे मुझे फैमिली का प्यार मिलेगा। मैं उनको सारी सच्चाई बता दूंगी। सानवी की बात सुनते ही समीर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखकर बोला, देखो सानवी, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। तुम इतनी अच्छी तो हो नहीं जितनी अच्छी तुम बनने की कोशिश करती हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर पैसों की लालच है। मुझे ये भी पता है तुम मेरे साथ रिलेशनशिप पैसों के लिए थी, क्योंकि मैं तुम्हारे मॉडल बनने में साथ दे रहा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे इसमें धोखा देने की कोशिश करो। अगर तुम चाहती है तुम्हारा परिवार वापस से तुम्हें अपना ले तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के बाद ही तुम्हें यहाँ से आजाद करूंगा। लेकिन मुझसे चालाकी करने की हिम्मत मत करना। जिस दिन मुझे पता चला तुम मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रही हो
उसी दिन मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोची होगी। समीर की बात सुनकर सानवी नम आंखों से उसे देख कर बोली, मेरा भरोसा तोड़ समीर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि अगर तुम कहो जान देने के लिए तुम्हें अपनी जान भी दे दूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी भी तुम्हें धोखा देने की सोच भी नहीं सकती। मैं जैसे ही घर जाऊंगी सबसे पहले अपनी मॉम डैड को मनाऊंगी। उनके मान जाने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरह से उस आहूजा फैमिली में एंट्री करूं, क्योंकि मेरा उस फैमिली में जाना जरूरी है। मुझे पता है तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की दिक्कत नहीं। समीर ने सानवी की बात सुनी तो वो मुस्कुराकर सानवी के आंखों के आंसू को पोंछकर उसे देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हालांकि मैं मल्होत्रा फैमिली के परिवार में से किसी को नहीं देखा हूं, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा हूं, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। लेकिन तुम मुझे वादा करो मल्होत्रा फैमिली में से किसी भी इंसान को हर्ट नहीं करोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ऐसा कुछ भी गुनाह करो जिस वजह से तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े। अगर तुम्हारा कोशिश नाकामयाब रहा तो इसमें तुम परेशान मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर समीर ने सानवी के रस्सी को खोलने लगा जो उसने कुछ दिनों से बांध कर रखा था। इधर दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन। रात के 2 बजे रहे थे, तभी करण का फोन रिंग हुआ। करण ने जब फोन की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। पहले तो उसने अपने बेटे और अन्वी को देखा, फिर उसने अपना फोन उठाया और बालकनी की तरफ चले गया। करण की फोन कॉल की आवाज से अन्वी भी उठ चुकी थी। करण को इस कदर रात के समय में किसी का कॉल आते हुए देखकर पहले तो अन्वी की आंखें छोटी हो गई, लेकिन फिर वह ज्यादा ना सोचकर वापस ले अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसे करण की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो अपनी जगह से उठी और बालकनी की तरफ बढ़ गई। करण गुस्से में फोन के दूसरी तरफ किसी आदमी से कह रहा था, इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बता रहे हो? क्या तुम्हें मैंने ये नहीं कहा था वो लोग कि हर एक खबर को तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, बाद में तुम अपना काम करोगे? लेकिन तुम लोग मेरी बात ना सुनकर अपनी मनमानी करने लगे हो। इस समय वो आदमी कहा। करण की गुस्से भरी आवाज सुन के फोन के दूसरी तरफ से शख्स घबराते हुए कहा, बॉस, हम आपसे माफी चाहते हैं। हमने आपको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपका कॉल उस समय मैं नहीं लगा। फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, उस आदमी को हमने अपने पास पकड़ के रखा है। आप चाहे तो अभी भी यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो आप बस ऑर्डर दीजिए, हम आपका काम तुरंत कर देंगे। उस आदमी की बात सुनकर करण गुस्से में दांत पीस कर कहा, नहीं, उसका काम तमाम मैं करूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हें कहूंगा तब तुम करना कुछ भी, क्योंकि उस इंसान से मुझे काफी सवाल करने हैं। उस आदमी को पकड़ के रखो जो काम तुम रोज करते आए हैं, वही काम करो। मैं 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच रहा हूं। ये कहकर करण ने अपने फोन को कट किया और वापस से कमरे के अंदर आने लगा। हालांकि अन्वी करण की पूरी बात तो सुन चुकी थी, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से आदमी क्या कह रहा था उसे समझ नहीं आया। लेकिन जब वह देखी करण में फोन रखा है तो वह जल्दी से अपनी जगह जाकर वापस से सोने का नाटक करने लगे। वो नहीं चाहती थी करण को जरा भी भनक लगे। वो उठकर उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि यह बात उसे अच्छे से पता थी, अगर करण को भनक लगी तो करण उसे नहीं छोड़ेगा। करण जब कमरे के अंदर आया तो उसकी नजर बेड पर सो रहे हैं रिहान और अन्वी पड़ गई। उन दोनों को सोते हुए देखकर करण सीधे अपने कबर्ड के पास आया और अपने सबसे कीमती बंदूक को निकालकर पॉकेट के अंदर रख लिया। फिर वो अपना कोट उठाकर कमरे से चुपचाप बाहर निकल गया। अन्वी इस समय अपनी आंखें बंद की हुई थी। जब उसे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोली। अब कमरे में करण कहीं पर भी नजर नहीं आया। ये देखकर अन्वी अपनी जगह उठकर बैठ गई और दरवाजे को देखकर खुद से कहने लगी, ये इंसान शैतान है या राक्षस? उसकी बातों से तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये किसी का खून करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इंसान किसी का खून भी करता होगा। हो सकता है कोई दुश्मन होगा। ये सबक सिखाने गए हो क्या? मैं इसका पीछा करूं? मैं भी तो जानूं आखिर ये जो मुझे धमकी देता रहता है क्यों सच में कोई शैतान है? ये सोचकर अन्वी जल्दी से बेड पर से उठी और एक बार रिहान को देखकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। रोड की तरफ जा रही थी। यह देखकर
अन्वी जब घर से बाहर निकली तो उसकी नजर करण की कर पड़ गई। करण की कार मेन गेट से होकर जल्दी से पार्किंग साइड गई और वहां से एक स्कूटी लेकर करण का पीछा करने के लिए निकल गई। हालांकि पार्किंग साइड पर सारे कार में पहले से ही चाबी रखी होती थी ताकि इमरजेंसी में किसी को चाबी ढूंढने की जरूरत ना पड़ सके। ये बात अन्वी बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे समय नहीं लगा स्कूटी बाहर निकालने में। करण अपनी कार को काफी स्पीड में चल रहा था। उसके दिमाग में अभी कुछ और ही चल रही थी, जिस वजह से उसे ये पता नहीं चला उसके पीछे कोई आ रहा है। वो जल्द से जल्द अपनी कार को लेकर अपनी गुफा के पास आया। जैसे ही वो अपने कार को गुफा के पास रोका, फिर जल्दी से कार से बाहर निकला और सीधे गुफा के अंदर चले गया। अन्वी करण की कार से काफी पीछे थी, लेकिन वो ये देख चुकी थी करण किस रास्ते से गया है। जब वो उस जगह पर आई तो उसकी नजर करण की कार पर गई। पहले तो उसे लगा कार के अंदर करण अभी भी मौजूद है, लेकिन 2-3 मिनट तक जब वो ऐसे ही वो खड़ी होकर करण के बाहर निकल का इंतजार करने लगी, तब जाकर उसे पता चला कि कार के अंदर में तो कोई है ही नहीं। वो स्कूटी एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपाकर करण की कार के पास आई और अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखने लगी। अन्वी अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ करण को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अचानक से करण उस जगह पर आकर ऐसे गायब हुआ जैसे कोई जादूगर हो। अन्वी जैसे ही अपनी नजरें घुमाई, उसकी नजर एक छोटे से गुफा पड़ गई। छोटे से गुफा को देखते ही अन्वी की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उस गुफा को देखने से लग रहा था जैसे उस गुफा में छोटे कुत्ते के बच्चे रहने के लिए अपनी जगह बनाई हो। लेकिन वो गुफा अंदर से काफी बड़ा था। ये बात अन्वी को अभी बिल्कुल भी पता नहीं थी। वो उस गुफा के पास आई। जैसे ही वो गुफा के पास आई, उस गुफा को देखते ही अन्वी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ये गुफा अंडरग्राउंड की तरफ जा रहा था। पहले तो वो अंदर जाने से घबरा रही थी, लेकिन जब उसे अंदर से किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी तब वह एक पल के लिए डर गई। डर की वजह से उसका शरीर भी कांप उठा। वो धीरे से अपने कदम उस गुफा के अंदर रखी, फिर गुफा के अंदर जाने लगी। वो गुफा के अंदर चली जा रही थी, लेकिन वो गुफा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जब वो गुफा के अंतिम दरवाजे के पास पहुंची तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अपने सामने का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जिस इंसान से वो शादी की वो इंसान इतना खतरनाक भी हो सकता है। ये बात सच है कि अन्वी करण से काफी डरती थी, लेकिन करण की आज इस डरावनी चेहरे को देखकर अन्वी का रूह कांप उठा। करण जब गुफा के अंदर आया था तो उसकी नजर सामने बेहोश पड़े एक शख्स पर गई। उस शख्स के शरीर से काफी खून बह रहा था, लेकिन करण को उसे देखकर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वो अपने लंबे कदम से चल के उस शख्स के पास आया और गुस्से में उसके बाल को पकड़कर दांत पीसकर कहने लगा, बोल तू किसके कहने पर आया था यहाँ पर? तुझे क्या लगा तेरा वो बॉस मुझे मारने की कोशिश करेगा? मुझे मारने वाले काफी दुश्मन है। तू बता, तू मेरे कौन से दुश्मन का साथी है? सच सच बता दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा जो जिंदगी में तूने सोचा भी नहीं होगा। करण की बात सुनकर वो आदमी घबराते हुए उसके चेहरे को देखा। इस समय करण का चेहरा बिल्कुल शैतान की तरह नजर आया। वो आदमी उसके चेहरे को ही देख कर डर रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी करण को सच्चाई बताने में। वह जानता था अगर सच्चाई बता भी दिया तो करण उसे नहीं छोड़ेगा। करण ने जब देखा वो आदमी कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है तो उसने गुस्से में अपनी पॉकेट से बंदूक निकाला और उसके सर पर रखकर कहा, तेरे पास सिर्फ 30 सेकंड का समय है। अगर तूने सच सच नहीं बताया तो मेरे बंदूक के अंदर जितने भी गोलियां हैं वो तेरे भेजे के अंदर होगी। यह कहकर करण ने अपने बंदूक के ट्रिगर को हल्के से दबाया। जब उस शख्स ने करण की बात सुनी तो वो घबराते हुए करण से बोला, मुझे पैसे मिले थे तुम्हें मारने का, इसीलिए मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे उस घर को ब्लास्ट करने के लिए। लेकिन मेरा काम होने से पहले ही तुम्हारे इन आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं बताऊंगा किसके कहने पर मैं तुम्हें मारने आया था। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं अपने मालिक का नमक खाया हूं। ऐसे ही तुम्हें सच्चाई तो नहीं बताऊंगा। तुम्हें मेरी जान लेनी है तो ले लो। उस आदमी की बात सुन के करण के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने बंदूक को वापस रखा और उस आदमी को देखकर बोला, वारे तेरे जिगर को तुम्हें सलाम करता हूं,
लेकिन अफसोस तेरी मौत इतनी आसान तो नहीं होगी। तेरी मौत को मैं तड़पा तड़पा कर मौत दूंगा तो नर्क मांगेगा, तो मैं तुम्हें नर्क भी नसीब नहीं होने दूंगा। बहुत शौक है ना अपने बॉस का नमक चुकाने का, वही नमक मैं तुम्हारे जख्म पर दूंगा। ये कहकर करण ने अपने पॉकेट से लाइटर को निकाला और एक ही सूट में उसके गर्दन पर वार कर दिया। जैसे ही करण ने उसके गर्दन पर वार किया, अचानक से दरवाजे के पास खड़ी अन्वी डर की वजह से अपने मुंह पर हाथ रख ली। वो इतना डर चुकी थी कि उसकी हिम्मत नहीं हुई आंखें खोलकर ये सब देखने की। उसे अब करण से और डर लगने लगा। अभी थोड़ी देर पहले ये सोची थी कि करण के सामने निडर बनकर रहेगी, लेकिन उसकी इस हरकत को देखने के बाद उसे अब करण के पास रहने में भी डर लगने लगा। वो जल्दी से एक कोने में छुप गई ताकि करण या फिर कोई भी उसे वहां देख ना ले। वो आदमी के गले से खून की धाराएं बह रही थी। वो आदमी अपने एक हाथ से अपने गले को पकड़े हुए था। हालांकि करण उसके गले को बिच से नहीं काटा था, लेकिन उसके जख्म काफी गहरे हो चुके थे। वो आदमी लावारिस की तरह अपने धुंधली आंखों से करण को देखे जा रहा था। करण गुस्से में अपने लाइटर को वापस से उसके हाथ पर वार करते हुए बोला, तेरा नमक तुझे ही दूंगा। ये कहकर करण ने उसके शरीर पर हर जगह पर लाइटर से वार करने लगा। वो आदमी के हर एक जगह से खून बह जा रहे थे। वहां खड़ा बॉडीगार्ड ये देखकर बड़े आराम से उसके शरीर पर नमक छिड़कने लगा। नमक जख्म पर पड़ते ही वो आदमी की जोर से चीख निकल उठी। जब करण ने ये देखा तो वो शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए उस आदमी के बाल को पकड़कर गुस्से में दांत पिसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तेरा नमक तुझे ही दूंगा। तेरी मौत तो पक्की है, लेकिन इतनी आसान मौत मैं तुझे नहीं दूंगा। तेरा वो हाल करूंगा जो तेरा बॉस भी सोचा नहीं होगा। ये कहकर करण बॉडीगार्ड को देखा और उसे कहा, पता करो ये इंसान किस जगह काम करता था, कहाँ रहता है और किस किस से मिला है। मुझे सारी डिटेल कल के कल मेरे ऑफिस में चाहिए। ये कहकर करण गुस्से में जमीन पर पड़े उस आदमी को देखा जो बेबस होकर पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। अन्वी करण का पूरा रूप देख चुकी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने कदम बढ़ा सके, लेकिन उसे वहां से जाना भी था। अगर करण को हल्की भी भनक लगी तो करण उसे नहीं छोड़ेगा। ऊपर से करण उससे वैसे भी नफरत करता है। उसकी जान लेने में करण को जरा भी देरी नहीं होगी। ये सब सोचकर अन्वी जल्दी से वहां से निकल गई। करण बॉडीगार्ड को सब कुछ समझाकर अपने गुफा से बाहर निकला। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला, उसे अजीब सा महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे जानी पहचानी खुशबू उसके सामने हो। ये खुशबू उसे जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। उसे जब लगा उसके आसपास कोई भी नहीं है तो वो वापस से अपनी कार के अंदर बैठा और वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद मल्होत्रा मेंशन में करण वापस अपने घर आया। घर आते ही सीधे अपने कमरे के अंदर चले गया, क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे। जैसे ही वह कमरे के अंदर आया, उसकी नजर बेड पर सो रही अन्वी और रिहान पड़ गई। उन दोनों को सोते हुए देखकर करण चुपचाप वॉशरूम चले गया, क्योंकि उसके पूरे कपड़े पर खून के दाग लगे हुए थे। उसके चेहरे पर भी कहीं कहीं खून की बूंदे की चिट्टे थी। इससे पहले कि अन्वी और रिहान उसके ऐसी हालत में देखें, वो पहले ही वहां से जाकर खुद को क्लीन करने के लिए चले गया। बाथरूम के दरवाजा बंद हुआ और अन्वी की आंखें खुली। अन्वी करण के आने से थोड़ी देर पहले ही आई थी, वह जानती थी करण सीधे कमरे में ही आएगा, इसलिए वो वापस से अपनी जगह पर आकर लेट गई। जब उसे दरवाजे बंद होने की आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर एक तक बाथरूम के दरवाजे को ही देख रही थी। अभी भी अन्वी को वही सब सीन याद आ रहे थे जो वो गुफा में देखी थी। उसे करण के बारे में जरा भी उम्मीद नहीं थी कि करण इस तरह का इंसान निकलेगा। हालांकि करण उसे कई बार बताने की कोशिश किया उससे बचकर रहने के लिए। अगर वह उसका असली रूप देख लेगी तो उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उसे उस समय लगा था करण से उसे धमकी दे रहा है। पर यहाँ तो सब कुछ सच था। ये सोचकर पूर्व भी घबराहट में अपने मुंह को हाथों से कवर की और मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि करण मल्होत्रा इंसान नहीं शैतान है। उसे तो लोगों को मारने में जरा भी दया नहीं आई। वो कैसे उस इंसान को तड़पा तड़पा कर मार रहा था। मुझे लगा वो सिर्फ कहने के लिए ही कहता है, लेकिन वो तो सच में एक डेविल है।
वो ये सब सोच रही थी तभी उसे बाथरूम के दरवाजे का खुलने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही अन्वी झट से वापस से अपनी जगह जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अन्वी को अब नींद कहाँ आने वाली थी वो जानती थी। ये सब देखने के बाद उसे जरा भी नींद नहीं आएगी, खास करके करण के उस कमरे में मौजूद होने पर। वो जानबूझकर सवेरे उठने का नाटक करती। वो अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सोफे पर बैठे करण पड़ गई, जो लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। करण को देखकर अन्वी हैरानी से उसे देखती रह गई। उसे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई, इस समय जो करण बैठा है वो काफी शांत नजर आ रहा और थोड़ी देर पहले जो वो गुफा में करण था वो शैतान की तरह नजर आ रहा था। करण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। जब उसकी नजर अन्वी पड़ गई तो वो गुस्से में उसे देखकर कहा, लगता है तुम्हें मुझे देखने की आदत हो गई है। जब देखो मुझे देखती रहती हो। कल तक तो मुझे धमकी दी थी और आज मुझे देखने की हिम्मत कर रही हो। अन्वी जब करण की बात सुनी तो वो घबरा गई, हालांकि उसे घबराहट तो इस बात हो रही थी। करण इस समय उसी शैतान की तरह उसे देख रहा। करण के ऐसे शैतान वाले रूप को देखकर अन्वी को बार बार वही सब सीन याद आने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके सामने कुछ बोलने की। वो अपने बेड से उठी, फिर चुपचाप जल्दी से वॉशरूम चली गई। वो वहां रहकर करण के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसे डर था कहीं गलती से वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मार ले। अन्वी को बिना कुछ बोले हुए जाते देखकर करण की बोहे सिकुड़ गई, क्योंकि कल तक अन्वी उसके सामने ऐसे हक जता रही थी जैसे वो उससे डरते नहीं हैं, और अभी करण उसे कुछ कहा भी नहीं। फिर ऐसे डर के भागी जैसे वह किसी से शैतान को देखी हो। ये सोचकर करण 2 मिनट तक बाथरूम के दरवाजे को देखा, फिर वापस से अपने काम में लग गया। अन्वी वॉशरूम के अंदर आई और बेसिन के पास आकर बार बार अपने चेहरे पर पानी छिड़कने लगी। वह अपने दिमाग से वो सब से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बार बार रह रहकर वही सब याद आ रहा था। उसे डर था कहीं वो करण के पास रहने पर उसे कुछ उल्टा ना कह दे, कि उसकी आदत थी जब भी वो कुछ देखती तो उस इंसान को मुंह पर कह देती थी, लेकिन वो करण से ये सब नहीं कह सकती थी। करण की नजर में आने का मतलब उसकी मौत पक्की है। यही सब सोचते सोचते अन्वी शावर लेने के लिए चली गई। करण अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। अन्वी को बाथरूम गए हुए 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अन्वी अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली। ये सोचकर करण सोच में पड़ गया, आखिर अन्वी बाथरूम के अंदर कर क्या रही है, क्योंकि आमतौर पर अन्वी इतना देर नहीं लगाई है। पहले तो उसे शक हुआ कहीं अन्वी कोई प्लानिंग तो नहीं कर रही है, फिर उसे लगा कहीं अन्वी बेहोश तो नहीं होगी। ये सोचते हैं वो अपनी जगह से उठा और बाथरूम के दरवाजे के पास आया। पहले वह एक नजर दरवाजे को देखा, फिर उस दरवाजे खटखटाने लगा। करण दरवाजे को 2 बार खटखटाया, लेकिन बाथरूम के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। ये सोचकर करण धीरे से कहा, अन्वी। करण काफी समय से अन्वी को आवाज दे रहा था। अन्वी भी करण की आवाज अच्छे से सुन पा रही थी। जब वह देखी करण उसे काफी समय से आवाज दे रहा है तो वो अपनी डर को नॉर्मल करके धीरे आवाज में बोली, हाँ बोलिए। अन्वी की आवाज सुनकर करण की बोहे सिकुड़ गई। उसे लगा था इतनी समय तक अन्वी बाथरूम के अंदर है, कहीं उसे कुछ हुआ ना हो, लेकिन यहाँ तो अन्वी की आवाज से लग रहा था वो बिल्कुल सही सलामत है। उसने थोड़े ऊंचे स्वर में अन्वी से कहा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम इतनी देर तक बाथरूम में क्या कर रही हो? इतनी देर तक बाथरूम में कौन रहता है? करण की बात सुनकर अन्वी भी ऊंची आवाज में बोली, आपको बाथरूम में लगते होंगे कम समय, लेकिन मुझे थोड़ी ज्यादा समय लगते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आपका घर इतना बड़ा है, उनमें से किसी बाथरूम चले जाइए, मैं अभी इस बाथरूम से नहीं निकलूंगी। करण ने अन्वी की बात सुनी तो गुस्से में कहा, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्योंकि इतने देर तक तुम बाथरूम के अंदर कभी नहीं रहती हो। अन्वी जब करण की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे करण ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। वो कंफ्यूज होकर करण से बोली, क्या कहा आपने? आपको मेरी फिक्र हो रही थी? क्या मेरे कान बज रहे हैं, या फिर गलती से आपके मुंह से निकल गया? जहां तक मुझे पता है आप तो मुझसे नफरत करते हैं, फिर आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी? अन्वी की बात सुनकर करण को एहसास हुआ उसने गलती से क्या कह दिया, लेकिन वह इस तरह से अन्वी को बता भी नहीं सकता था। हालांकि उसे अन्वी की फिक्र नहीं हुई थी, लेकिन इतने देर तक अन्वी को बाथरूम में रुके हुए देखकर उसे बस डर लगा कहीं अन्वी खुद को कुछ कर ना ले। उसने अपने आवाज को नॉर्मल किया और अन्वी से कहा,
अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो। मुझे तुम्हारी फिक्र होगी, वो तो मुझे अपने बेटे की फिक्र है, क्योंकि तुमने खुद ही कहा था मेरे बेटे को स्कूल जाने के लिए तैयार करोगी। और जहां तक मैं जानता हूं, इस समय सुबह के 7 बज चुके हैं। तो क्या अब तुम मेरे बेटे को 9 बजे स्कूल के लिए तैयार करोगी, या फिर मैं खुद अपने बेटे को तैयार कर लूं? अगर मेरे बेटे ने बाद में पूछा कि मम्मा मुझे तैयार क्यों नहीं कर रही है, तो मैं सच बता दूंगा। करण ने इतना ही कहा था कि अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुला। सामने अन्वी खड़ी थी। अन्वी को देखकर लग रहा था जैसे वो काफी पहले से ही हाई हुई है। करण अन्वी को ऊपर से नीचे देखा, फिर से घूरते हुए कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत पहले ही नहा चुकी हो, तो इतनी देर तक तुम बाथरूम के अंदर कर क्या रही थी? ये कहकर करण गुस्से में अन्वी को देखा। फिर उसने उसकी आंखों में देखकर शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहा, ओ अब मैं समझा, मुझसे डर रही थी। यानी कि तुम्हें मेरा खौफ है, मुझसे इतना डर है जो तुम डर की वजह से बाथरूम में ही चली गई। वाह, सोचो जिस दिन तुम मेरा असली चेहरा देख लोग, उस दिन कहां छुपोगी? अन्वी करण की बात सुनी तो उसके डर से 2 कदम पीछे हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि करण उसे इस तरह से बाथरूम से बाहर निकालेगा। हाँ, ये सच था। वो करण के सामने खड़े रहने से डर रही थी। जब से वो करण का असली चेहरा देखी, तब से उसे करण के पास रहने में भी डर लगने लगा है। वो करण को एक नजर देखी, फिर जल्दी से कोने से बाहर निकलकर बेड के पास आई, फिर रिहान को उठाने लगी। वो जानबूझकर उठा रही थी, क्योंकि एक रिहान ही था जो उसको करण से बचाएगा। करण अन्वी की हर हरकत को नोटिस कर रहा था। उसे आज अन्वी की हरकतें बड़ी अजीब लगी। कल रात तक जो अन्वी उसके सामने निडर हिम्मत होकर खड़ी थी, आज वही अन्वी उससे इतना डर रही है। कुछ घंटों में ही अन्वी के अंदर इतना चेंज कैसे आ गया, ये सोचकर करण बेड के पास आया और अन्वी को रिहान से दूर करके उसके बाजू को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, तुम आज बहुत बदली बदली से क्यों नजर आ रही हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और प्लानिंग तो नहीं चल रही है? अगर तुम कोई प्लानिंग करने की कोशिश कर रही हो और मुझे पता चला, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम मेरा रूप नहीं देखी हो। मैं अपने बेटे की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ हर बार, लेकिन अपनी लिमिट अगर क्रॉस की तो मैं ये भूल जाऊंगा मेरा बेटा तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हें पसंद करता है। अन्वी करण की बात सुनी तो वो घबराकर अपना हाथ उसके हाथों से हटाने लगी। उसके अंदर अभी भी डर था। वो लड़खड़ाते शब्दों से करण से कहने लगी, मैं कोई प्लानिंग नहीं बना रही हूँ, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो आप चाहते हैं। आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपसे इरूं, तो अब मैं डर रही हूँ ना, तो फिर आपको इसमें भी क्यों दिक्कत हो रही है? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे रिहान को तैयार के लिए लेकर जाना है। ये कहकर अन्वी जल्दी से करण से दूर हुई और रिहान को उठाकर अपनी गोद में ले ली। अन्वी एक नजर करण को देखी, फिर रिहान को लेकर वॉशरूम चली गई थी। अब तक रिहान भी उठ चुका था। वो जब देखा वो अपनी मम्मा की गोद में है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करण अन्वी को जाते हुए देखा, फिर गुस्से में वापस से अपने काम में लग गया। उसे कभी कभी लगता था जैसे अन्वी अच्छी लड़की है, बट अन्वी की हरकतों को याद करके उसे लगता अन्वी पक्का किसी की भेजी हुई लड़की है, या फिर वो अपना ही कोई प्लानिंग बना रही है। वो इस तरह से अन्वी पर यकीन नहीं कर सकता। अन्वी को आए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ऐसे में वो अन्वी के पास अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। यही सब सोचकर करण अपना लैपटॉप लिया, फिर वहां से नीचे हॉल में चले गया। थोड़ी देर बाद अन्वी रिहान को पूरी तरह से तैयार करके नीचे हॉल में लेकर आ गई। वो रिहान को रिहान की गोद में दी, फिर रिहान से कहने लगी, रिहान आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी, मैं रिहान को समझा दी हूँ, आप आज इसे लेकर चले जाइए, मुझे अपने मॉम डैड के घर जाना है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। रिहान ने जब अन्वी की बात सुनी तो मुस्कुराकर अपना सर को हिलाया, फिर रिहान को लेकर वहां से निकल गया। करण भी वहीं पर खड़े था, जिस वजह से वो अन्वी और रिहान की बातों को सुन लिया। जब उसने अन्वी के मुंह से सुना वो अपने मम्मी पापा के घर जा रही है, तो उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि अन्वी ये बात उसे नहीं बताई। ये सोचकर वो गुस्से में थोड़ी देर के लिए अन्वी को घुरा। इससे पहले कि वो अन्वी से कुछ कहता, तभी रिहान की पीछे से आवाज आई। रिहान की आवाज को सुनते ही करण वहां से चले गया। उन सभी को जाते हुए देखकर अन्वी किचन में चली गई। जब वो किचन में आई तो उसकी नजर रितिका मल्होत्रा पर गई। रितिका मल्होत्रा इस समय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। हालांकि वो नाश्ता पहले ही बना चुकी थी, पर घर के कुछ अलग ही रूल्स थे। आरोही मल्होत्रा और देव आहूजा थोड़ा लेट से नाश्ता करते हैं,
इसीलिए उन दोनों को गर्मा गर्म नाश्ता सही टाइम पर मिलना चाहिए। उसके वजह से रितिका आहूजा ज्यादातर किचन में ही रहती थी। अन्वी रितिका मल्होत्रा के पास आई और उन्हें देखकर कहने लगी, मॉम मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। अन्वी की बात सुनकर रितिका आहूजा की नजर उसके ऊपर गई। जब वो अन्वी को देखी तो मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ बोलो क्या हुआ, तुम्हें मुझसे क्या परमिशन चाहिए। रितिका मल्होत्रा की बात सुनकर अन्वी उन्हें देखकर बोली, मॉम आज मुझे मम्मी पापा के घर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ। रितिका मल्होत्रा जब अन्वी की बात सुनी तो हैरानी से उसे देखने लगी। उन्हें लगा नहीं था कि अन्वी ये कहने के लिए उससे परमिशन मांगेगी। हालांकि घर में परमिशन देने का हक सिर्फ आरोही मल्होत्रा को है और देव मल्होत्रा को, लेकिन अन्वी ये हक उसे दे रही है। ये देखकर काफी अच्छा लगा। वो मुस्कुराई और अन्वी को देखकर कहने लगी, तुम्हें इसके लिए परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपनी मॉम डैड के घर जाना है तो आराम से जा सकती हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा और कोई भी तुमसे सवाल नहीं करेगा। अब अगली बार जब भी तुम अपनी मॉम डैड के घर जाओगी तो ऐसे परमिशन मत मांगना, बता बस देना की जा रही हो। अन्वी जब रितिका मल्होत्रा की बात सुनी तो मुस्कुराकर उन्हें देखकर कहने लगी, ठीक है मॉम, मैं शाम तक मैं आ जाऊंगी। रितिका मल्होत्रा अन्वी की बात सुनकर उसे देखी, फिर मुस्कुराकर कहने लगी, अब जब जा ही रही हो तो आराम से कल आना, वरना तुम्हारे मॉम डैड सोचेंगे हम तुम्हें पकड़कर अपने घर में रखे हैं। एक दिन अपनी मॉम डैड के साथ ही समय बिता लो, कल ड्राइवर को मैं भेज दूंगी तो चले आना उसके साथ। काल मल्होत्रा की बात सुनकर अन्वी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाई, फिर वहां से चली गई। अन्वी किचन से निकली ही थी कि तभी किरण मल्होत्रा किचन के अंदर आई। एक नजर बाहर जाते हुई अन्वी को देखी, फिर रितिका मल्होत्रा को देखकर कहने लगे, भाभी आपको नहीं लगता एक बार मम्मी जी से आपको पूछना चाहिए था, ये बात आप भी जानती हैं, घर के सारे तौर तरीके मम्मी जी पर ही रहते हैं। ऐसे में जब उन्हें पता चलेगा अन्वी आपको बताकर गई है तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा। रितिका मल्होत्रा किरण मल्होत्रा की बात सुनी तो वो मुस्कुराकर उसे देखकर कहने लगी, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी अच्छे से जानती हूँ। मम्मी जी को अन्वी से कोई मतलब नहीं है। अन्वी कहाँ है, घर में है या नहीं है, उन्हें इन सब से कोई भी मतलब नहीं। फिर मैं उन्हें बताकर भी क्या करूंगी, अगर बता भी दूंगी तो वो मुझ पर ही गुस्सा होंगी, कहेगी उस लड़की की बात मेरे सामने क्यों कर रही हो, इससे अच्छा मैं उनको बताऊं ही नहीं। रितिका मल्होत्रा की बात सुनकर किरण मल्होत्रा हाँ में सर हिलाई, फिर उनके पास आकर उनके साथ काम करने में मदद करने लगी। इधर अन्वी घर से निकलने के बाद सीधे एक रेस्टोरेंट आ पहुंची। वो वहां आकर पृथ्वी का इंतजार कर रही थी। कल रात में ही पृथ्वी से बात करने के बाद वो आज सुबह ही पृथ्वी को बताई थी वो उससे कहाँ मिलेगी। अन्वी अपनी टेबल पर बैठकर कॉफी पी रही थी, तभी उसकी नजर दरवाजे से आ रहे पृथ्वी पर गई। पृथ्वी को देखते हैं अन्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पृथ्वी अन्वी के पास आया, उसके सामने वाले कुर्सी पर बैठ गया। वो अन्वी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे बुलाने पर इतनी जल्दी आ जाओगे, वरना तुम तो मेरे बुलाने के 5 या 6 दिन बाद ही आती थी। चलो अच्छी बात है, वैसे मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऑफर है, तुम चाहो तो ये ऑफर सुनकर तुम काम कर सकती हो। अन्वी पृथ्वी की बात सुनी तो उसे देख कर कहने लगी, देखो पृथ्वी, अगर वापस है तुम कबड्डी का कोई गेम लेकर आए हो तो मैं पहले ही मना कर रही हूँ। तुम्हें ये बात पहले से ही पता है, मुझे कबड्डी गेम में नहीं जाना है। अगर उसके अलावा कोई और ऑफर है फिर ठीक है। पृथ्वी ने अन्वी की बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाकर कहा, नहीं यार, मैं भला कबड्डी का कोई ऑफर क्यों लेकर आऊंगा, मुझे पहले से ही पता है तुम अब कबड्डी में वापस नहीं जाओगी। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं इतनी बड़ी और इतनी अच्छी ऑफर लेकर आया, जब तुम ऑफर सुनोगे ना तो तुम मना नहीं कर पाओगी। अन्वी पृथ्वी की बात सुन के बस हल्का सा मुस्कुराई। अन्वी ये जानती थी कि इस समय पृथ्वी अगर कोई भी ऑफर ढूंढ के ले आए उसे ठुकराना ही होगा, क्योंकि जब वह अपने घर पर रहती थी तब उसको जॉब करने का एक जुनून रहता था। कबड्डी प्लेयर से निकलने के बाद उसके अंदर बस यही था कि वह कोई जॉब करे, लेकिन जब से उसकी शादी करण से हुई है उसके बाद से वह भला कैसे कहीं और जॉब कर सकती है। वो मुस्कुराकर पृथ्वी को देखकर कहती, अच्छा तो बताओ कौन सा ऑफर है। अन्वी की बात सुनकर पृथ्वी उसे देखकर खुश होकर कहता, आहूजा इंडस्ट्री का नाम सुनी हो। आहूजा इंडस्ट्रीज की बहुत सारी फैक्ट्री है, जिसकी बहुत जगह जगह पर कंपनी है। उसकी कंपनी नंबर 1 पर है। आहूजा कंपनी में
मुझे एक जॉब का ऑफर मिला है। मैं सोचा अगर इसमें एक लेडी की जरूरत है तो क्यों ना तुम्हें ही ऑफर दे दूं। वैसे तो मेरे पास और भी लड़की है जिसे मैं ये ऑफर दे सकता था, पर यू नो ना, आई लव यू सो मच। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ये ऑफर अपनी जान को दूंगा। बताओ कैसी लगी मेरी ऑफर? क्या तुम आहूजा कंपनी में काम करना चाहोगी? देखो, मना मत करना, क्योंकि आहूजा कंपनी में काम करना हर एक इंसान का सपना होता है। जिस दिन मुझे मेरा ऑफर मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं तुम पहले से ही उस कंपनी को ज्वाइन कर लो। पृथ्वी के मुंह से मल्होत्रा इंडस्ट्री नाम सुनकर ही अन्वी सन पर चुकी थी। वो भला मल्होत्रा फैमिली को कैसे जानती होगी? वह तो उसी आहूजा फैमिली की बहू है। पृथ्वी को इतना खुश होते हुए देखकर और उसकी बातों को सुनकर अन्वी को काफी बुरा लगने लगा। वो उदास मन से पृथ्वी को देखकर कहती, देखो पृथ्वी, ऑफर बहुत अच्छी है, बट मैं अभी जॉब करना नहीं चाहती हूँ। मैं मानती हूँ तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी, लेकिन प्लीज अभी फिलहाल के लिए मेरे लिए जॉब ढूंढना बंद कर दो। जिस समय मुझे जरूरत पड़ी तब मैं तुम्हें जरूर कहूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे भी कोई जॉब नहीं चाहिए। पृथ्वी ने अन्वी की बात सुनी तो वो उसे 2 मिनट तक देखा। जब से सानवी की शादी हुई तब से पूर्व भी काफी चेंज नजर आ रही है। उसे अन्वी का बदलाव काफी अजीब लगने लगा, लेकिन वह ज्यादा ना सोचकर बस अन्वी की बातों को मानता रहा। उसने अन्वी को देखकर कहा, अन्वी, जब से सानवी की शादी हुई है तब से तुम बदली बदली सी नजर आ रही हो। क्या कोई बात है जो तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? अगर देखो कोई बात है तो प्लीज मुझे बता दो, हो सके तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ऐसे अकेले बात को रखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अन्वी जब पृथ्वी की बात सुनी कीच पल के लिए घबरा गई। उसे लगा जैसे पृथ्वी कहीं उसकी सच को ना जान ले। वो अपने आप को नॉर्मल की और पृथ्वी को देखकर कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सानवी घर छोड़कर जा चुकी है ना, तो घर में काम काफी बढ़ गया है और कुछ और भी सिचुएशन है घर में जो अभी हमें संभालने पड़ रहे हैं। बस यही रीजन है, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम जो आज ऑफर लेकर आए हो वो बहुत अच्छा है। अगर आगे चलकर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर कहूंगी, तुम ये ऑफर लेटर किसी और को दे देना। ये कहकर अन्वी पृथ्वी के हाथों के ऊपर हाथ रखी। पृथ्वी ने जब अन्वी की बातें सुना तो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो ऑफर लेटर अन्वी को देते हुए कहा, देखो अन्वी, तुम्हारे पास अभी काफी समय है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन तुम ये ऑफर लेटर रखो। इस ऑफर लेटर में वैलिड डेट 1 साल की है। तुम्हारा जब मन होगा तो इस ऑफर लेटर को यूज कर लेना। याद रहे, मल्होत्रा फैमिली की कंपनी बहुत सारी है, तो ऐसे ही किसी कंपनी में मत चले जाना। इस ऑफर लेटर में जो एड्रेस दिया हुआ है तुम उस एड्रेस पर जाना, और जिस दिन जाओगी उस दिन मुझे जरूर बताना। मैं चाहता हूँ तुम जॉब करो ताकि हम दोनों कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर मिले। अन्वी पृथ्वी की बात सुन के ऑफर लेटर को एक नजर देखी। ऑफर लेटर पेपर पर बड़े बड़े शब्दों में आहूजा कंपनी की हेडलाइन पूरी तरह से लिखी हुई। वह हेडलाइन को देखकर अन्वी ऑफर लेटर को अपने पास रखी। वह पृथ्वी को ज्यादा मना नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी अगर ज्यादा मना की तो पृथ्वी को उस पर शक होने लगेगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। पृथ्वी को उस पर इस समय बहुत यकीन है। वो भी पृथ्वी का यकीन तोड़ना नहीं चाहती। सही समय निकालकर सिचुएशन को देखने के बाद ही पृथ्वी को खुद सच बताएगी। ये सोचकर अन्वी उस ऑफर लेटर को अपने पर्स में रख ली। फिर पृथ्वी को देखकर मुस्कुराने लगी। वो दोनों वहां बैठकर मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। कोई और भी था वहां पर जो उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उन दोनों को एक साथ हंसते खिलखिलाते हुए बातें करते हुए देखकर वो अपने फोन में उन दोनों की तस्वीरों को लिया। फिर चुपचाप उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। कुछ देर तक पृथ्वी से बात करने के बाद अन्वी उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। वो आहूजा मेंशन नहीं जाना चाहती थी। हालांकि वो रितिका मल्होत्रा से तो बोली थी शाम तक में आ जाएगी, लेकिन जब रितिका आहूजा ने उसे कहा था कि अपने मॉम डैड के यहाँ एक रात रुक जाना, तो ये सोचकर वो अपने घर चली गई। वर्मा परिवार में नेहा वर्मा हॉल में बैठकर अपने पति के लिए सेब काट रही थी। वो सेब काटते हुए अपने पति अव्यान वर्मा को देखकर कहती, इतने दिन हो गए हैं, अन्वी का कॉल एक बार भी नहीं आया है। ना जाने हमारी बच्ची किस हालात में होगी। हमने उसकी शादी तो करवा दी है, लेकिन उसे कॉल करके उसका हालचाल नहीं पूछा। क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं?
अव्यान वर्मा ने अपनी पत्नी नेहा वर्मा की बात सुने तो वह उसे देखकर कहने लगे, मुझे मेरे बेटी की याद आ रही है, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उसे कॉल करके उसका हालचाल पूछने की। जिस हालात में मैंने उसकी शादी करवाई है वो सब देखने के बाद कहीं हमारी बेटी हमसे नफरत ना करती हो, मैं मानता हूँ आखिरी समय पर खुद राजी हुई थी ये शादी करने के लिए, लेकिन वो शादी भी तो हमारे लिए ही की थी। हमने भी एक बार उससे नहीं पूछा, अब मैं पछता रहा हूँ क्यों बिना पूछे मैं अन्वी की शादी उस फैमिली में करवा दिया। अव्यान वर्मा की बात सुन के नेहा वर्मा उनके हाथों पर हाथ रखकर कहती, देखिए अपना दिल छोटा मत कीजिए, जो होना था वो हो गया, जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, शायद भगवान का इशारा यही होगा, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कब क्या हो जाए हमने नहीं देखा है, हमें थोड़ी ना पता था सानवी इस तरह से शादी छोड़कर चली जाएगी, और हमारी बेटी के अंदर उसके दादी का संस्कार है, वो कैसे अपने पिता का अपमान होते हुए देखती, वह अपने पिता और बड़े पापा के अपमान को बचाने के लिए ये सब की। मुझे उम्मीद है अन्वी उस घर में खुश होगी। अव्यान वर्मा ने नेहा वर्मा की बात सुने तो वह बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी मेन गेट का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अव्यान वर्मा और नेहा वर्मा की नजर दरवाजे के पास खड़ी अन्वी पड़ गई। उन दोनों ने जैसे ही अन्वी को बहुत देखा, दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अभी दोनों अन्वी के बारे में ही बात कर रहे थे और अचानक से अन्वी उसके सामने भी आ गई। उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अन्वी मुस्कुराते हुए घर के अंदर आई। घर के अंदर आते ही उसकी नजर हॉल में बैठे हुए अपने मॉम डेट कर गई। उन दोनों को देखकर अन्वी भागकर उन दोनों के पास आई और जल्दी से दोनों के गले लग गई। इस समय अन्वी की आंखें नम थी, लेकिन वो अपने मम्मी पापा को ये दिखाना नहीं चाहती, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए उन दोनों के गले लगी और कहने लगी, मम्मी पापा आप दोनों कैसे हो। नेहा वर्मा अव्यान वर्मा अभी भी सदमे में थी। अभी भी उन्हें लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहे हैं। जब उन्होंने अन्वी की बातें सुनी तो वह दोनों भी जल्दी से अन्वी के पीठ पर हाथ रखे और मुस्कुराकर कहने लगे, हम बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन आप कैसी हैं? आपने एक बार भी हमें कॉल नहीं किया, वहां सब ठीक तो है ना? क्या वो लोग आपको अभी भी परेशान करते हैं? ये कहकर अव्यान वर्मा अन्वी से दूर हुए और उसके चेहरे को देखने लगे। अन्वी जानती थी अपने परिवार के सामने वह ऐसे उदास चेहरे लेकर नहीं आ सकती कि अगर वह आती तो उसके मम्मी पापा फिर परेशान होते। यही सब सोचकर वो अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट बरकरार रखी। अपने पापा को देखकर कहने लगी, हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सभी ठीक है, कोई भी मुझे परेशान नहीं करता है। इनफैक्ट सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आरोही दादी थोड़ा नाराज है मुझसे, पर मैं आपकी बेटी हूँ, उनकी नाराजगी भी मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस घर में बहुत खुश हूं। अव्यान वर्मा ने जब अन्वी की बात सुने तो उन्होंने चैन की सांस ली। कुछ दिनों से उनके अंदर अपनी बेटी के लिए यही डर लगा रहता था, ना जाने उसकी बेटी ससुराल में कैसी होगी, खुश होगी भी या नहीं। लेकिन आज अन्वी के मुंह से सब सुनने के बाद उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति मिली। वो मुस्कुराकर अन्वी को देखकर कहते, मैं काफी डर गया था, मुझे लगा था कहीं मेरी बेटी पर वो लोग जुल्म ना करते हो, लेकिन ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि वो परिवार ने तुम्हें अपना लिया। हमें लगा था कि हमने कितना बड़ा पाप कर दिया है, एक बेटी को ऐसा घर में भेजकर जहां उसे खुशी ना मिलकर सिर्फ अपमानित मिल रहा होगा। अन्वी जब अव्यान वर्मा की बात सुनी तो मुस्कुराकर उन्हें देखकर कहने लगी, नहीं पापा वो परिवार बहुत अच्छा है। पहले दिन में सभी काफी गुस्सा हुए थे, लेकिन जब मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दी तो सभी का गुस्सा शांत हो गया। बस आरोही दादी है जो अभी भी मुझसे थोड़ी नाराज है, उनकी नाराजगी भी मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगी। और रिहान वह तो काफी अच्छा बच्चा है, उसी की वजह से पूरा परिवार मुझे इतना प्यार कर रहा है। आपको पता है एक रिहान ही था उस घर में पहला जो सबके सामने मुझे इज्जत दिया। मैं बहुत खुश हूँ पापा, बहुत ज्यादा। आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। अव्यान वर्मा ने अन्वी की बात सुनी तो अन्वी सा चेहरा छूते हुए कहते हैं, हाँ मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा बाप हूँ मैं। कहीं ना कहीं एक बाप को अपनी बेटी के लिए ये डर लगा रहता है, लेकिन अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ये सब जानकर तुम खुश हो यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन अचानक तुम आज यहाँ आई, वो भी बिना बताए, तुमने हमें कॉल भी नहीं किया।
अचानक आना कोई बात तो नहीं, अगर कोई बात है तो प्लीज हमें क्लियर ही बता देना। जब अन्वी अपने डैड अव्यान वर्मा की बात सुनी तो मुस्कुराकर उन्हें देखकर कहने लगी, पापा क्या अब मैं आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ आ भी नहीं सकती हूँ? मुझे उन लोगों ने घर से नहीं निकाला है, मैं खुद आपसे मिलने के लिए आई हूँ। वैसे भी मैं मम्मी जी से पूछ रही थी, उन्होंने कहा कि अगर जा रही हो तो अच्छे से अपने मम्मी पापा के साथ टाइम बिताना, तो अब मैं आज रात यही रुकूंगी। अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत है तो फिर ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ये कहकर अन्वी अपनी माँ को देखी। जब नेहा वर्मा अपनी बेटी अन्वी की बात सुनी तो वो अपने पति अव्यान वर्मा को देखने लगी। फिर अन्वी से कहती, किसने कहा हम तुम्हें यह देखकर खुश नहीं है? हम तो बहुत खुश है तुम्हें यह देखकर, लेकिन हम तुम्हारे मम्मी पापा है। थोड़ी सी फिक्र अपनी बेटी की हर माँ बाप को रहती है। अब जब तुम्हारे सास ने ही तुम्हें कहा है तो फिर हमें इसमें क्या ही दिक्कत होगी। अच्छा हुआ जो हमसे मिलने के लिए आ गई, वरना हमें रोज परेशानी रहती तुम्हारे बारे में सोचकर। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ये कहकर नेहा वर्मा अपनी बेटी अन्वी को वहां से लेकर किचन में चली गई। उन दोनों को वहां से जाते हुए देख अव्यान वर्मा मुस्कुराए, फिर अपने जेब से फोन निकालकर अपने बड़े भाई रोहन वर्मा को कॉल किया ताकि उन्हें अन्वी के घर आने की खबर मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ करण अपने केबिन में बैठा हुआ था। वो अन्वी के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में इस समय अन्वी का ही ख्याल था। वो अन्वी के बारे में सोच रहा था। तभी रिहान उसके केबिन में आया और उसे एक फाइल देकर कहा, करण तुम कल अपने अड्डे पर गए थे और मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है, जब भी तुम आधी रात को वहां जाओ तो मुझे इन्फॉर्म करके जाओ ताकि मैं भी तुम्हारे साथ जा सकूं, लेकिन तुम मुझे बिना बताए ही अपना काम कर लेते हो। रिहान को वहां आते हुए देखकर और उसकी बातों को सुनकर करण पूरी तरह से उसे इग्नोर किया। उसने बस रिहान के हाथ में रखे हुए फाइल को देखा, फिर उसके हाथ से फाइल लेकर पढ़ने लगा। फाइल में इस समय उसी इंसान की सारी डिटेल थी जिस इंसान को कल करण ने तड़पा तड़पा कर मारा था। रिहान अभी भी करण को ही देख रहा था। जब उसने देखा करण उसे कुछ नहीं कहा तो वो गुस्से में कुर्सी पर बैठा और मुंह फुलाकर उसे देखने लगा। फिर उसने टेबल पर रखे पानी का गिलास उठाकर एक घूंट में पी गया। उसे करण पर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि करण हमेशा ही बिना बताए उसे घर पर छोड़कर चले जाया करता, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसने करण को देखा, फिर दोबारा से कहा, क्या तुम मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? देखो करण, मैं मानता हूँ तुम मुझे अपनी नजरों में बच्चे समझते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। तुम ये मुझे बच्चा समझने की गलती बंद कर दो। तुम्हें पता भी है जब मुझे पता चला कि तुम आधी रात को वहां गए थे तो मैं कितना परेशान हो गया था। वो तो शुक्र मनाओ की रात में तुम्हें घर आते हुए मैंने देख लिया था, वरना मुझे तो पता भी नहीं चसंजना। रिहान करण से कहे जा रहा था, लेकिन करण का ध्यान इस समय उस फाइल पर था। वो फाइल को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। सारे पेपर को पढ़ने के बाद करण ने फाइल को टेबल पर फेंकते हुए रिहान को देखा और उसे कहा, यानी कि ये काम उस जॉर्डन का है। मुझे तो पहले ही शक हो जाना चाहिए था। उस जॉर्डन का आदमी मुझे मारने के लिए सबसे पहले मेरी परिवार को ही मोहरा बनाएगा। लगता है उस जॉर्डन से मुझे आमने सामने ही मिलना होगा, क्योंकि अब उसने हदें पार की है। रिहान ने करण की बातें सुना तो वो उसे देखकर कहा, देखो वो आदमी उनका है, ये बात तुम्हें पता चल गई है, लेकिन जॉर्डन को ये अभी भी पता नहीं है। तुम्हें उसके बारे में पता चल गया है। मैं तो यही कहूंगा, तुम अपने तरीके से उसे सबक सिखाओ। तुम्हें मारने का अंजाम उसे शायद पता होगा, लेकिन तुम्हारे परिवार को मारने का अंजाम उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरी बात मानो, एक बार तुम उसको कॉल करके धमकी दो। करण ने रिहान की बात सुना तो अपनी जगह से उठा और शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहा, धमकी? और उसे तुम्हें लगता है धमकी से डरने वाला इंसान है? और तुम्हें किसने कहा मैं उसे धमकी दूंगा? मैं धमकी नहीं देखकर उसकी जान लूंगा। उसने सोच भी कैसे लिया वह मेरे परिवार को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजेगा? तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, जैसे को तैसा। बस जिस तरह से उसने अपने आदमियों को मेरे घर में बम ब्लास्ट करने के लिए भेजा था, बस अब मेरे आदमियों उसके घर जाएंगे। उसे भी तो पता चले दुश्मन के फैमिली पर वार करने का नतीजा क्या होता है। रिहान ने करण की बात सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वह अपनी जगह से उठा और करण को देखकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुमने अपने आदमियों को वहां भेज दिए? लेकिन तुम्हें उस जॉर्डन का घर का एड्रेस कैसे पता चला? जहां तक मैं जानता हूं
जॉर्डन कभी भी एक ही जगह पर नहीं रहता है, उसका जगह हर समय बदसंजना ही रहता है। फिर तुम कैसे ये काम करोगे? करण ने रिहान की बात सुना तो वो टेबल पर रखे हुए बाउल को गोल गोल घुमाते हुए एक नजर रिहान को देखकर कहा, उस जॉर्डन को पता नहीं है करण मल्होत्रा क्या चीज है, तुम देखते जाओ उसका मैं क्या हाल करता हूँ। कल सुबह वह मेरे ऑफिस आएगा, फिर तुम उसका डरा हुआ चेहरा देखना। रिहान ने करण की बात सुना तो वो मुंह बनाकर उसे देखकर कहा, एक तो तुम कभी भी सीधे बात नहीं करते हो, इतना घुमा फिरा कर बात करने की आदत तुम्हारी कभी नहीं जाएगी। खुद कहते हो घुमा फिरा कर बात सुनना तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन खुद तुम घुमा फिरा कर बातें करते हो। मैं तुम्हारी ये कंफ्यूजन भरी बातों को सुनकर पक चुका हूँ। लगता है अब मुझे तुम्हारी बातें ना सुनकर तुम्हारी हरकतों का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अब कल देखता हूँ आखिर वो जॉर्डन क्या करता है और तुम क्या करते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास एक और खबर है। करण ने रिहान की बात सुना तो वो वापस से अपनी जगह जाकर बैठ गया, फिर लैपटॉप को ऑन करते हुए कहा, कौन सी खबर? करण को देखकर रिहान अपनी जगह जाकर बैठ गया, फिर मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, ये खबर अनवी भाभी की है। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे पास अनवी भाभी की एक फाइल लेकर आया था जिनमें उनकी सारी डिटेल दी हुई थी। उसमें ये भी लिखा हुआ था अनवी भाभी को कबड्डी प्लेयर गेम से निकाल दिया गया क्योंकि वो ड्रग्स यूज करती थी, साथ ही अपने ही कोच के साथ रंगरलिया मनाई। ये सब जानने के बाद उसके सारे फैंस उससे नफरत करने लगे, साथ ही वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे वो अनवी भाभी को गलत समझने लगे। करण ने रिहान की बात सुनकर अपनी एक बोहे उठाकर उसे देखते हुए कहता, हाँ ये बात तो मुझे पहले से ही पता है, फिर तुम मुझे दोबारा उसके बारे में क्यों बता रहे हो? रिहान ने करण की बात सुनी तो वो मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, जिस दिन मुझे ये बात पता चली थी उसी दिन मैंने कुछ आदमियों को सच पता करने के लिए भेज दिया था। मेरे आदमियों को पता चला जिस दिन अनवी भाभी की लास्ट कबड्डी गेम चल रही थी उस दिन एक लड़का और उसकी एक गर्लफ्रेंड मिलकर अनवी भाभी के एनर्जी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे। साथ ही कुछ तस्वीरें कोच के साथ क्लिक करके उसे एडिट करके वायरल कर दिया गया था। वो लड़का लड़की कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है, बस खबर यही है। लोगों को लगता है प्राची भाभी ड्रग्स यूज करती थी, लेकिन ये सच नहीं। और रही बात कोच के साथ, तो प्राची भाभी उस कोच को एक अच्छे टीचर की नजर से देखती थी। वो उस कोच को हमेशा गुरु मानती आई, लेकिन कुछ तस्वीरें को एडिट करने के बाद लोगों का नजरिया उनके तरफ बदल गया। मेरे पास वह सारी तस्वीरें हैं, मुझे मेरे आदमी तस्वीरें भी भेजी है। ये कहकर रिहान ने अपने फोन निकाला और उसमें वो सारी तस्वीरें करण को दिखाने लगा। पहले तो करण ने रिहान की बात सुनी तो वो बस उसके बातों को ध्यान से सुनता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस तस्वीर गई तो उसे उस तस्वीर में कहीं से भी नहीं लगा ये तस्वीर एडिट की गई है। लेकिन रिहान उससे झूठ तो नहीं कह सकता। वो बड़े ध्यान से सारी तस्वीरें को देखने लगा। सारी तस्वीर देखने के बाद करण भी समझ गया ये तस्वीरें एडिट की गई है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान उस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखेगा तो समझ जाएगा उस तस्वीर को एडिट किया गया है। करण बड़े ध्यान से उस तस्वीर को देख रहा था। रिहान ने ये देखा तो वो मुस्कुराकर उसे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, प्राची भाभी गलत लड़की नहीं है। मैं मानता हूँ तुम दोनों की शादी जिस हालात में हुई है वो नहीं होना चाहिए था। उसके परिवार ने तुम्हें धोखा दिया है, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन तुम उसकी सजा प्राची भाभी को तो नहीं दे सकते हो। शादी से भागने का फैसला उस सानवी का था और परिवार की इज्जत बचाने का फैसला अनवी भाभी का था, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अनवी भाभी ही गलत नजर आ रही है। एक बार अपने दिमाग से सोच कर देखो, अगर अनवी भाभी इतना ही गलत होती है तो रिहान को उसके साथ इतना लगाव नहीं होता। अगर रिहान को अनवी भाभी से लगाव नहीं होता तो वो तुम्हें खुलकर कह देता। अगर अनवी भाभी रिहान को तुम्हारी पीठ पीछे टॉर्चर करती होती तो रिहान वह भी तुम्हें बता देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस अनवी भाभी के हरकतों को अपने अंदर नेगेटिव सोच रखे हो। जिस तरह से अनवी भाभी के साथ उसे गलत समझते आए, उसी तरह से तुमने भी उन्हें गलत ही समझा। मैं तो यही कहूँगा, अनवी भाभी तुम्हें उस कृतिका की तरह धोखा देकर नहीं जाएगी। करण जब रिहान की पूरी बात को सुना तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए रिहान को देखकर कहा,
चलो मैं मान लिया अन्वी अच्छी लड़की है, लेकिन वह धोखे से मुझसे शादी की अगर वह चाहती हो तो तुम्हें या फिर मुझे शादी होने से पहले ही सारी सच्चाई बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके अंदर पैसों की लालच है। उसने मेरे बारे में पूरा पता किया होगा, मैं इतना अमीर हूँ। ये जानने के बाद कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए हमेशा आगे रहती है। अन्वी एक मिडिल क्लास लड़की है और हर मिडिल क्लास लोग पैसों के पीछे ही भागते हैं। मुझे तो ये भी लगता है सानवी शादी से भागी नहीं है, बल्कि अन्वी ही कुछ की होगी। उसके साथ अन्वी को अभी आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना। ये याद रखना, शुरू शुरू में कृतिका भी इसी तरह सभी के सामने अच्छे बनकर ही रहती थी। तुम शायद भूल रहे हो, जब मेरी कृतिका से शादी हुई थी तो कैसे तुम्हें उस पर इतना यकीन था जैसे अब तुम्हें अन्वी पर है। मैं भी उस कृतिका के प्यार में अंधा हो गया था, जो उसकी हरकतों को समझ नहीं पाया, लेकिन पहले हुई गलती को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। अन्वी अगर अच्छी लड़की है तो ठीक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह सिर्फ मेरे बच्चे की माँ बनकर ही रहेगी। शादी होने से पहले मैंने तुमसे यही क्लियर किया था, तो तुम कभी भी मेरे सामने ये मत कहना कि अन्वी को अपना लो। रिहान ने करण की बात सुना तो उसने गहरी सांस लिया। वो जानता था करण उसकी बात को नहीं मानेगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिसके बदले करण की नजरों में अन्वी अच्छी दिखे। हालांकि अन्वी सच में अच्छी है, लेकिन करण को इस बात पर यकीन नहीं। इससे पहले कि रिहान करण से कुछ कहता, तभी केबिन का दरवाजा खुला। केबिन का दरवाजा खुलते ही करण और रिहान की नजर दरवाजे के पास खड़े छोटे रिहान पड़ गई। रिहान स्कूल से आ चुका था, लेकिन वो घर ना जाकर बॉडीगार्ड के साथ सीधे करण के पास उसके कंपनी आ गया। वो अपने नन्हे कदमों से भागते हुए करण के पास आया और उसके पैरों से लिपट गया। करण ने जैसे ही अपने बेटे रिहान को देखा, वो मुस्कुराकर उसे अपनी गोद में उठाया। वो रिहान को देखते हुए बड़े प्यार से कहा, क्या बात है, आज आप सीधे मेरे ऑफिस आ गए, घर नहीं गए। रिहान ने जब अपने डैड करण की बात सुना तो मुस्कुराकर उसे देखकर कहा, डैडी मेरी मम्मा घर पर नहीं है, तो मैं कैसे घर जाऊं। गार्ड अंकल तो मुझे घर ही लेकर जा रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे डैडी के पास जाना है। करण ने रिहान की बात सुना तो उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े बॉडीगार्ड पड़ गई। बॉडीगार्ड ने पलके झपका के इशारा किया, जिसे देखने के बाद करण उसे वहां से जाने का इशारा किया। फिर रिहान को देखकर कहने लगा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं पहले आपका ड्रेस चेंज कर देता हूँ, फिर आप आराम से यहीं पर लंच कर लेना। रिहान ने करण की बात सुनते ही मुंह बनाकर उसे देखकर कहा, नहीं डैडी मैं ऑफिस इसलिए आया क्योंकि मैं आपको मम्मा के पास लेकर जाऊंगा। मेरी मम्मा नानी जी के घर गई है, तो फिर अब आप भी मेरे साथ वही चलो। मैं मम्मा को सरप्राइज देना चाहता हूँ उनके घर जाकर, इसीलिए सुबह सुबह मैं मम्मा को नहीं बताया कि मैं उनके घर आऊंगा, तो अब आप मेरे साथ उनके घर चलो। करण ने रिहान की बात सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसका बेटा दिन ब दिन जिद्दी होते जा रहा था। ये बात करण ने काफी समय से नोटिस ने किया। वो रिहान को देखते हुए कहा, नहीं बेटा, डैडी को अभी बहुत काम है, डैडी का काम खत्म होने में समय लग सकता है, फिर ऐसे में मम्मा के पास जाना ठीक नहीं होगा। हम किसी और दिन मम्मा के पास चलेंगे, वैसे भी आपके मम्मा कल सुबह तक में आ जाएगी। रिहान ने अपने डैडी की बात सुना तो उसकी आंखें नम हो गई। वो नम आंखों से करण को देखकर कहा, डैडी आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। मैं जब भी आपसे कुछ कहता हूँ तो आप सीधे मना कर देते हो। आपसे अच्छी तो मम्मा है, उनके साथ मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन वो मेरी सारी बातों को मानती है। जाओ, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं किसी और के साथ मम्मा के घर चले जाऊंगा, आप रहो यहीं पर काम करो। ये कहकर रिहान करण की गोद से उतरने की कोशिश करने लगा। करण ने रिहान की बात सुना तो वह उसे घूरने लगा। सच में अन्वी उसके बेटे को काफी बिगाड़ दी, क्योंकि आज से कभी भी रिहान ने उसे जिद नहीं किया, लेकिन आज उसका बेटा उसकी बातों को नहीं मान रहा। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने अपने बेटे के आंसुओं को पोंछा। फिर उसे देखकर कहा, ठीक है मैं आपको मम्मा के घर लेकर चलूंगा, लेकिन अभी नहीं, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, पहले मैं वह काम कर लेता हूँ, फिर मैं और आप आपकी मम्मा के घर जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए पहले आप कपड़े बदल लो। इस तरह से अगर आप मम्मा के घर जाओगे तो मम्मा सोचेगी आप स्कूल छोड़कर उनसे मिलने के लिए आए, फिर आपकी मम्मा आपसे नाराज भी हो जाएगी। रिहान ने करण की बात सुना तो उसे एहसास हुआ कि उसके डैडी सही कह रहे हैं।
अगर वो इसी तरह स्कूल ड्रेस में अगर अपनी मम्मा के घर गया तो वहां पर नानी नाना के सामने उसकी इज्जत चली जाएगी। ये सोचकर उसने अपने डैडी को देखकर कहा, डैडी आप तो सही कह रहे हैं। अगर मैं यही ड्रेस में मम्मा के घर गया तो नानी जी नाना जी क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा मैं कितना बदमाश बच्चा हूं। नहीं नहीं, मैं बदमाश बच्चा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं अपनी मम्मा का प्यारा बच्चा हूं। तो अब मैं अच्छे से कपड़े पहनकर ही मम्मा के घर जाऊंगा। ये कहकर रिहान करण की गोद से नीचे उतरा। रिहान अभी भी उसी केबिन में मौजूद था। वो वहां बैठकर बाप बेटे की जोड़ियों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे ये देखकर काफी अच्छा लगा। करण कम से कम रिहान के सामने अन्वी को अच्छे से रख रहा है, वरना जिस तरह से करण हमेशा कहता था रिहान की नजरों में अन्वी को नीचा गिराएगा, इस बात का उसे हमेशा डर लगा रहता था। वो मुस्कुराया और करण को देखकर कहा, मैं स्टाफ से कहकर रिहान को तैयार करवा देता हूँ। फिलहाल के लिए तुम मेरे साथ चलो, थोड़ी देर में मीटिंग है स्टार्ट होने वाली है और सभी क्लाइंट भी आ चुके हैं। करण ने रिहान की बात सुना तो वो अपने बेटे को देखा, फिर वहां से रिहान के साथ निकल गया। करण एक स्टाफ को अपने केबिन में पहले ही भेज दिया था ताकि वो रिहान को तैयार कर सके। इधर दूसरी तरफ वर्मा परिवार में अब तक घर में संजना वर्मा और रोहन वर्मा भी मौजूद थे। अन्वी इस समय अपनी माँ और अपनी बड़ी माँ के साथ किचन में थी। संजना वर्मा अन्वी को देखकर मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा हुआ तुम हमसे मिलने के लिए आ गई, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे बड़े पापा को कितनी टेंशन हो रही थी। उन्हें रोज पछतावा हो रहा था अपनी गलती का। संजना वर्मा की बात सुनकर पूर्व उन्हें देखी और मुस्कुराकर कहने लगी, बड़ी माँ मैं आप दोनों को पहले भी बोल चुकी हूँ, आप लोग प्लीज अपने ऊपर ब्लेम मत लगाएं। आप ये समझ ले कि हमारे हालात ऐसे थे, हमें ये करना पड़ा, अब जो हो गया सो हो गया, मैं बहुत खुश हूं। अन्वी की बात सुनकर संजना वर्मा मुस्कुराई। फिर तीनों मिलकर रात के डिनर की तैयारी करने लगी। 2 घंटे बीत चुके थे। अब तक अन्वी, संजना वर्मा और नेहा वर्मा मिलकर सारा डिनर बना चुकी थी। नेहा वर्मा डेस्क पर रखे खाने को देखी तो वह हैरान होकर अन्वी से कहने लगी, ये क्या अन्वी, तुम्हें नहीं लगता आज तुमने कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया है? इतने तरह का पकवान बनाने की क्या जरूरत थी? अन्वी जब अपनी माँ नेहा वर्मा की बात सुनी तो मुस्कुराकर उन्हें देखकर कहने लगी, माँ आपकी बेटी इतने दिनों बाद घर आई है तो जायज सी बात है आप लोग मेरी हाथों का खाना को बहुत मिस कर रहे होंगे। मैं सोची क्यों ना आज मैं बहुत सारी चीजें बनाऊं जो आप लोगों को बहुत पसंद है। अब आप दोनों चुपचाप बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में सारा खाना टेबल पर लगाकर आप लोगों को बुला लूंगी। ये कहकर अन्वी दोनों को किचन से बाहर भेज दी। अन्वी की हरकत को देखकर संजना वर्मा और नेहा वर्मा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उन दोनों अन्वी को देखकर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। सच में अन्वी बहुत अच्छी लड़की है। वो दोनों मुस्कुराते हुए किचन से बाहर निकलकर हॉल में आई, जहां पर पहले से ही अव्यान वर्मा और रोहन वर्मा मौजूद थे। वो दोनों हॉल में बैठकर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज को देख रहे थे। वह दोनों अपने पति के पास आई ही थी, तभी डोर बेल बजने की आवाज आई। डोर बेल की आवाज सुनकर अव्यान वर्मा घड़ी में समय देखकर कहते, इस समय कौन आ सकता है? नेहा वर्मा अव्यान वर्मा की बात सुनी तो वह दरवाजे की तरफ जाते हुए कहने लगी, मैं देख लेती हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। ये कहकर नेहा वर्मा ने दरवाजा खोली। जैसे ही नेहा वर्मा दरवाजा खोलो, उसकी नजर सामने खड़े करण और उसकी गोद में बैठे रिहान पड़ गई। करण और रिहान को देखकर नेहा वर्मा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों अपने सामने देखकर, हालांकि उन्हें करण को देखकर डर भी लग रहा है, उन लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा जो किया था। नेहा वर्मा से घबराए हुए चेहरे को बड़े ध्यान से करण नोटिस कर रहा था। वो समझ चुका था नेहा वर्मा को उनसे नजरें मिलाने में शर्मा रही है। ये जाने के बाद उसने मुस्कुराकर नेहा वर्मा से कहा, मॉम क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? करण की आवाज सुनते हैं नेहा वर्मा अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाकर उसे देखकर कहने लगी, सॉरी बेटा, आप आओ अंदर। ये कहकर वो करण को घर के अंदर लेकर आई। अव्यान वर्मा, रोहन वर्मा और संजना वर्मा टीवी देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि नेहा वर्मा अभी तक बाहर नहीं आई तो अव्यान वर्मा सर उठाकर नेहा को देखने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो नेहा वर्मा को कुछ कहे, उनकी नजर करण पे चले गया। वो जल्दी से अपनी जगह से उठे। अव्यान वर्मा को अपनी जगह से उठते हुए देखकर रोहन वर्मा पहले तो उन्हें देखें,
फिर उनकी और उनकी पत्नी संजना वर्मा की नजर भी करण पर चली गई। सभी ने करण को देख लिया था सिवाय अनवी के। अनवी इस समय किचन में थी और वो इस बात से अनजान थी करण रिहान उसके घर आया है। अव्यान वर्मा जल्दी से वहां आए और करण को देखकर कहने लगे, आप यहाँ। करण एक नजर अनवी के पूरे परिवार को देखा। हालांकि वो उन चारों को अच्छे से जानता था, वो ये काफी अच्छे से नोटिस कर पाया कि किस तरह से अनवी के मम्मी पापा उसे देखकर घबरा रहे हैं। ये बात उसे अच्छे से पता थी, वो लोग उसे देखकर क्यों घबरा रहे हैं। वो अव्यान वर्मा को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, क्यों पापा, ये मेरा घर नहीं है। जब आपकी बेटी यहाँ आ सकती है तो क्या आपका दामाद यहाँ नहीं आ सकता? अगर आप यही चाहते हैं तो टिक है, मैं यहाँ से अभी चले जाता हूँ। करण के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहां मौजूद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उन लोगों को यही लगता था करण को उन सभी से नफरत होगी, लेकिन करण यहाँ आकर खुद उस घर का दामाद मान रहा है। यह जानकर ही पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अव्यान वर्मा मुस्कुराकर करण को देखकर कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, और हमने कब कहा ये आपका घर नहीं है। जितना मेरी बेटी का घर है उतना ही आपका भी है, आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। हम बस थोड़ा हैरान हैं, आप अचानक कैसे आ गए, लेकिन आप आए हैं यही देखकर मैं बहुत कुछ हूँ। आप खड़े क्यों हो, बैठिए। ये कहकर अव्यान वर्मा करण को सोफे पर बैठे का इशारा किए। करण ने अव्यान वर्मा की बात सुना तो मुस्कुराकर उन्हें देखकर कहा, पापा मैं आपसे काफी छोटा हूँ, इस नाते आप मुझे आप कहना बंद कीजिए। अगर आप इसी तरह मुझे आप कहिएगा तो मैं सोचूंगा आप मुझे अपना नहीं मानते हैं। तो प्लीज आप मुझे तुम कहकर ही बात कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा और अपनापन भी। अव्यान वर्मा करण की बात सुनकर मुस्कुरा कर कहते, ऐसी बात नहीं है, बस हम आपको इज्जत दे रहे हैं। आप हमारी फैमिली का हिस्सा है, आप मेरी बेटी के पति हैं। ऐसे में कौन कहेगा आप मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है। मुझे अच्छा लगा आप यहाँ आए, आइए बैठिए, मैं अनवी को बुलाता हूँ। ये कहकर अव्यान वर्मा ने किचन की तरफ देखकर आवाज दी, अनवी बेटा जल्दी से बाहर आओ, देखो कौन आया है। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।